वेपन मास्टर इन हिंदी एक्सप्लेन्ड। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल नोवेल मज़ा को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में हर सप्ताह नई कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद। अध्याय 121 से 130। क्या तुम मौत से डर गए हो? ये सच है कि आप मौत से डर गए हैं। भाई येजे, आप गूफी को मुआवजा देने के लिए कैसे तैयार हैं? तांग हुआन के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना तांग सी ने उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ बोलना जारी रखा। कौन? किसने कहा कि मैं रो नहीं रहा हूं? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कोट। गूफी बेहद शर्मिंदा और परेशान थी। उसने तांग सी को घूर कर देखा। उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया और उसने तांग हुआन की तरफ एक नज़र चुरा ली। फिर वह मुड़ी और विश्राम क्षेत्र से जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन जैसे ही वह 2 कदम आगे बढ़ी, वह एक आकृति से टकराने से बाल बाल बची। वह एक लंबा और बड़ा युवक था, जो काले कपड़े पहने हुए था। उसके चेहरे की बनावट नाजुक और सुंदर थी, और वह बेहद खूबसूरत था। लेकिन इस समय उसका सुंदर चेहरा उदास था। उसकी आंखें ठंडी और धमकी भरी थीं। उसके दाहिने कंधे पर लगी लंबी ब्लेड थोड़ी सी कांप रही थी। आग जैसी लाल रोशनी मजबूत और कमजोर के बीच में उतार चढ़ाव कर रही थी। टिमटिमाती और उछलती लिपटों के झुंड की तरह एक मजबूत गर्मी लहरों में फैल गई। काले कपड़े पहने आदमी ने भी अपने कदम रोक दिए थे और स्थिर खड़ा था। हालांकि उसका पूरा शरीर हत्या की मंशा से भरा हुआ था। गूफी को तुरंत एहसास हो गया कि स्थिति ठीक नहीं थी और वह तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। हालांकि उसने भौहें सिकोड़ते हुए एक कदम पीछे लिया और हाथ में भारी तलवार लेकर गूफी के सामने खड़ा हो गया। वह हंसा। क्या, होंग ताओ, तुम अभी मेरे साथ एक बड़ी लड़ाई के लिए इंतजार नहीं कर सकते? गू यंग, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ। काले कपड़े पहने होंग ताओ नामक व्यक्ति के चेहरे पर गर्व का भाव था और वह धीमी आवाज में ये बात कह रहा था। 2 बर्फीली निगाहें गू यंग और गूफी के पास से गुजरी और उन दोनों के पीछे आकर रुकी। मुझे नहीं ढूंढ रहे हो? गू यंग चौंक गई। उसने अवचेतन रूप से होंग ताओ की निगाह का अनुसरण किया और पीछे देखा, केवल यह महसूस करने के लिए कि वह तांग हुआन को घूर रहा था, और उसकी आंखों में भ्रम की झलक दिखाई दी। ये जे भाइयों ने इस उपद्रवी व्यक्ति को कब अपमानित किया? शालोंग साम्राज्य के 20 वर्षीय या इतने ही युवा मार्शल योद्धाओं में ये होंग ताओ, जो निश्चित रूप से शीर्ष 3 में रैंक करने में सक्षम था, पहले से ही 5वें चरण के शिखर पर पहुंच गया है और साधारण चरण 6 मार्शल मास्टर को हराने की पूरी ताकत रखता है। यहां तक कि गू यंग की भी ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि वह उससे जीत सकता है। इस बार तांग लोंग आगे और होंग ताओ पीछे थे, इसलिए ये जे भाई भारी संकट में थे। होंग ताओ, अगर तुम मुझे रास्ते से हटने को कहोगे तो मैं रास्ते से हट जाऊंगा। क्या आप स्वयं को शालोंग साम्राज्य का राजकुमार मानते हैं? यहां तक कि अगर शालोंग साम्राज्य का राजकुमार मेरे सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत करता है, तो मैं उसे तब तक पीटूंगा जब तक वह अपनी मां को भी नहीं पहचान पाएगा। 1 सेकंड में गू यंग हंसने लगी। गू यंग, बेहतर होगा कि तुम ध्यान से सोचो। आप 1 की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन 2 की रक्षा नहीं कर सकते। होंग ताओ ने उपहास किया, और उसकी नज़र गूफी पर पड़ी जो गू यंग के पीछे थी। उसका स्वर सघन और ठंडा था, तथा वास्तव में उसमें हत्या की गहरी मंशा निहित थी। तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत की? गू यंग की दोनों आंखें क्रोध से जल उठी जब उसने अपने हाथ में भारी तलवार उठाए। उससे कुछ ही दूरी पर तांग सी के गोरे हाथ भी चुपचाप अपनी आस्तीनों में सिमट गए थे। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकने लगी। गूफी ने अपनी मुठियां कस लीं। उसका सुंदर चेहरा गुस्से से भर गया। संयोगवश गू यंग कुछ समय पहले ही फ्यूरियस वेव्स सिटी लौटी थी, इसलिए गू जिंगचेंग ने गू यंग से उसे पहाड़ के चारों ओर टहलने के लिए बाहर ले जाने के लिए कहा। पहाड़ के भीतर उसकी ताकत वास्तव में बहुत तेजी से बढ़ी थी, और उसने अनुमान लगाया कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वह स्टेज 5 की मार्शल मास्टर बन जाएगी। लेकिन फिर भी वह होंग ताओ जैसे शक्तिशाली चरण 5 मार्शल मास्टर से अभी भी कमतर थी। पहले तो वह इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब उसे खुद से नफरत होने लगी कि वह इतनी कमजोर है। यदि ऐसा न होता तो उसे इस तरह से धमकी नहीं दी जाती जैसी कि अब दी जा रही है। ये देखकर होंग ताओ की नाक भान सिकोड़ी और उसके चेहरे पर व्यंग्य और भी गहरा हो गया। उसी समय होंग ताओ की दाहिनी हथेली, जो उसकी तलवार के हैंडल को पकड़े हुए थी, थोड़ी सी धंस गई, क्योंकि तेज तलवार उसके कंधे से उछलकर गू यंग की ओर तेजी से उछल गई। उसके पीछे ही कुछ दूरी पर 5 अन्य युवक थे, जो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बुलाया गया हो। वे तेजी से आगे बढ़े। एक क्षण में शून्य का ये छोटा सा टुकड़ा बारूद की गंध से भर गया। विश्राम क्षेत्र के बाहर कई मार्शल योद्धाओं को पहले ही तनावपूर्ण स्थिति का पता चल चुका था। अपनी जिज्ञासा के अलावा विश्राम क्षेत्र में उपस्थित कई मार्शल योद्धाओं के चेहरे पर खुशी के भाव भी दिखाई दिए। इस फैंगमिंग पर्वत में गू यंग और होंग ताओ की प्रतिष्ठा बहुत जोरदार और स्पष्ट थी। जब तक कोई व्यक्ति फैंगमिंग पर्वत या फीनिक्स शहर में कुछ समय तक रहा, तब तक बहुत कम मार्शल योद्धा ऐसे थे जिन्होंने इन 2 नामों के बारे में कभी नहीं सुना था। चाहे गू यंग हो या होंग ताओ, दोनों ही बहुत पहले ही 5वें चरण के शिखर पर पहुंच चुके थे। उनकी स्थिति के अनुसार वे बहुत पहले ही आध्यात्मिक चक्र के 3रे चरण को संघनित कर सकते थे। वह अभी तक इसलिए सफल नहीं हो पाया था क्योंकि वह अपने आप को यथासंभव संयमित रखना चाहता था।
केवल तभी वह छठे चरण का मार्शल मास्टर बनने की प्रक्रिया में आध्यात्मिक चक्र को शिखर तक उठाने में सक्षम होगा। परिणामस्वरूप भविष्य में स्टेज 7 मार्शल मास्टर बनने की कठिनाई बहुत कम हो जाएगी। फैंग मिंग पर्वत में उनके जैसे कई मार्शल योद्धा थे। मार्शल प्रतियोगिता के दूसरे दौर में प्रवेश करने वाले सभी मार्शल योद्धाओं के लिए गुयंग और होंग ताओ मजबूत प्रतिद्वंद्वी थे। आगामी प्रतियोगिताओं में उनके समान क्षमता वाले कुछ लोगों को छोड़कर कोई भी उनसे मिलना नहीं चाहेगा। भाई गु, कृपया अपना गुस्सा शांत करो। यह मामला मुझ पर छोड़ दो। जैसे ही हर कोई एक अच्छा शो देखने के लिए तैयार था, तांग हुआन ने अचानक गु यंग के कंधों को हल्के से थपथपाया और मुस्कुराते हुए उसके पीछे से बाहर निकल गया, सीधे होंग ताओ के सामने। भाई ये जे, आप। गु यंग हैरान रह गई। गूफी का खूबसूरत चेहरा भी पीला पड़ गया। तांगसी चुपचाप बिना कोई आवाज किए होंग ताओ के करीब आ गया था और उसकी आस्तीन के भीतर एक हरे रंग की रोशनी चमक उठी। होंग ताओ, गु यंग के बोलने का इंतजार किए बिना तांग हुआन ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इस नाम के बारे में पहले भी सुना है, मुझे लगता है कि आप होंगली के छोटे भाई हैं। जब तांग हुआन ने उस व्यक्ति का नाम पुकारा तो तांग हुआन को पता चल गया कि वह उसे ढूंढने आया है। उस दिन ब्लड ब्लेज माउंटेन गुफा में होंगली ने अपने छोटे भाई होंग ताओ का इस्तेमाल तांग हुआन को धमकाने के लिए किया था। ये देखकर कि होंगली की मृत्यु के बाद उसके शरीर पर कुछ हलचल थी, तांग हुआन को पता था कि होंग ताओ जल्द ही उसके दरवाजे पर दस्तक देगा। जैसी कि उम्मीद थी, मार्शल प्रतियोगिता का पहला राउंड समाप्त होने के कुछ समय बाद ही वह उपस्थित हो गए। ये जे, क्या तुमने सचमुच मेरे भाई को मार डाला? होंग ताओ का चेहरा बेहद ठंडा था। उसने अपने दांतों के बीच से लगभग अक्षरों की एक श्रृंखला निचोड़ ली। वह होंग कियांग मेरे लाल ज्वाला भाले के नीचे मर गया। तुम्हारे बड़े भाई ने युआन जियांग और वू हुई के साथ मिलकर खूनी ज्वाला पर्वत पर 10 से अधिक मार्शल योद्धाओं को मार डाला और फिर मुझ पर निशाना साधा। इसलिए मैं केवल उनसे सीख सकता हूं और वापस डाकू बन सकता हूं ताकि वह लूटे जाने और मारे जाने का स्वाद चख सके। जब गु यंग, तांगसी और गूफी ने यह सुना तो वे थोड़ा हैरान रह गए और तब उन्हें पता चला कि होंग ताओ उन्हें क्यों ढूंढने आया था। उसकी आवाज थोड़ी रुकी और तांग हुआन ने कुछ जिज्ञासा के साथ कहा, हालांकि मैं थोड़ा उत्सुक हूं, आपको कैसे पता चला कि आपके भाई को मैंने मार दिया था? ठीक है, बस स्वीकार कर लो। चूंकि तुम जानना चाहते हो कि मैं तुम्हें इतना क्यों ढूंढ रहा हूं, तो मैं तुम्हें मरने दूंगा। एक क्षण में उसने अपनी छाती से एक सफेद गेंद निकाली। ये लगभग एक अंडे के आकार का था, जेड की तरह चमक रहा था और इसके अंदर एक धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी कोई स्पष्ट रूप से पहचान सकता था कि यह तांग हुआन था। आत्मा संचरण मोती। गु यंग ने इसे ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। तांग हुआन की संदिग्ध अभिव्यक्ति को देखकर गु यंग ने जल्दी से समझाया, ये तियान कबीले का उत्पाद है, इसके आमतौर पर 2 बच्चे होते हैं। बेटी मोती को ले जाते हुए एक बार मारे जाने पर अंतिम दृश्य मां मोती में दिखाई देगा, जिससे जल्दी से पता चल जाएगा कि अपराधी कौन है। तो यह ऐसा ही है। तांग हुआन को राहत मिली। इस मां के आत्मा ओब के पीछे का सिद्धांत निश्चित रूप से इतना सरल नहीं था, लेकिन तांग हुआन अब इसका उपयोग जानता था। ये जे, अब तुम मेरे भाई की मौत की कीमत अपनी जान देकर चुका सकते हो। होंग ताओ चिल्लाया। उसके गाल फड़कने लगे और उसकी आंखों से हत्या का भाव फूट पड़ा। भाई ये जे, उसे मेरे पास छोड़ दो, मेरी छोटी बहन की रक्षा करो। गु यंग ने तांग हुआन के कंधे को दबाया और बड़े कदम आगे बढ़ाए। गु यंग, चूंकि तुम मरने के लिए इतनी दृढ़ हो, तो इसके लिए मुझे दोष मत दो। होंग ताओ ने जोर से दहाड़ लगाई और उसका चेहरा काला पड़ गया। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, थोड़ा कांपता हुआ ब्लेड होंग ताओ के कंधे से उछलकर ऊपर आ गया। इससे पहले कि वह कुछ कदम उठाता, ब्लेड से पारे जैसी अत्यंत शक्तिशाली ऊष्मा की लहर निकली। ये एक भयंकर तूफान की तरह था जो आगे बढ़ रहा था और इतना भयानक दबाव पैदा कर रहा था कि दिल कांप उठता था। इंतजार। इस समय एक स्पष्ट चीख अचानक गूंजी। वह एक सफेद वस्त्र पहने युवक था जो एक सुनहरा भाला लिए हुए था। वह लगभग 18 या 19 वर्ष का लग रहा था। उसका चेहरा सुंदर था, गोल चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें थीं। गाओलिंग। अचानक प्रकट हुए सफेद गाउन पहने युवक को देखकर गूफी असमंजस में पड़ गया, जबकि गु यंग और तांग सी ने लगभग एक ही समय में उसका नाम पुकारा। गाओलिंग। तांग हुआन ने भौहें सिकोड़ी। वह इस व्यक्ति को नहीं जानता था और ये पहली बार था जब उसने उसका नाम सुना था, तो वह अचानक बाहर क्यों भागा और उसने ऐसा क्यों किया? या फिर चोट पर नमक छिड़कना? गाओलिंग, क्या आप भी इस ये जेड के लिए खड़े होना चाहते हैं? होंग ताओ ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, जैसे उसकी आंखों की गहराई में निर्दयता के कुछ और निशान उभर आए हों। नहीं। गाओलिंग ने अपना सिर हिलाया और धीरे से मुस्कुराया। होंग ताओ, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं। जिस व्यक्ति को तुम मारने जा रहे हो उसका एक और नाम है, तांग हुआन। भाई ये जी, आप तांग हुआन हैं। होंग ताओ स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में संदेह की झलक दिखाई दी, लेकिन गु यंग अनायास ही चिल्ला उठी। वह तांग हुआन को शून्य भाव से देखता रहा। उसकी आंखें तांबे की घंटी की तरह घूर रही थीं। तांग हुआन, तांग हुआन। तांग सी ने भी अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। उसकी अभिव्यक्ति अविश्वास से भरी थी। अरे, तांग हुआन की पहचान उजागर हो गई है।
ये सुनकर गूफी का चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में अछूती चिंता झलक रही थी। कोट। क्या वह तांग हुआन है? कोट। प्रवेश द्वार पर लकड़ी के शेड के नीचे लेइमिंग और डूशी ने जब गाओलिंग के शब्द सुने तो वे जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने बहुत पहले ही दूसरी तरफ हो रही हलचल पर ध्यान दे लिया था। जब होंग ताओ अपना कदम उठाने ही वाला था तो उन्होंने तुरंत उसे रुकने के लिए चिल्लाया। उन्हें स्थिति में इतने बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं थी। भाला संत ये चोंगशान के वंशज वास्तव में तांग हुआन थे, जिनके नाम ने हाल ही में उग्र लहरों के शहर में दुनिया को हिला दिया था। यदि इस समाचार को प्रकट करने वाला व्यक्ति कोई अन्य मार्शल वॉरियर्स होता तो शायद वे इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन चूंकि वह व्यक्ति गाओलिंग था इसलिए जानकारी सटीक होनी चाहिए। गाओलिंग ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बिना सोचे समझे बोलता था। उन्होंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस व्यक्ति को उन्होंने फिनिक्स फ्लेम एसेंस के लिए लड़ने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया था वह वास्तव में इतना परिष्कृत प्रतिभाशाली व्यक्ति था। सबसे पहले उन्होंने फ्यूरियस वेव्स सिटी में 12 मीटर लंबी टोटेम लपटों को सक्रिय किया और फिर एक छिपे हुए घोड़े की तरह वह हथियार शोधन प्रतियोगिता के ऊपर आसमान में दिखाई दिया और कई युवा हथियार शोधकों को दबा दिया। एक ही झटके में उन्होंने प्रतियोगिता के प्रमुख का पद प्राप्त कर लिया, जिसके लिए ग्रेट टैंग इंपीरियल और दिव्य हथियार मंडप के राजघरानों ने अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्य से तांग हुआन ने वास्तव में उन दोनों को अस्वीकार कर दिया। और सबसे अकल्पनीय बात यह थी कि जब तांग हुआन ने टोटेम ज्वाला को सक्रिय किया तो उसने वास्तव में 5 तत्वों की धातु की काया प्रदर्शित की, जिसके पास एक धातु विशेषता वाला शरीर था। न केवल सच्ची आग के साथ विलय करने में सफल रहा, बल्कि 2 महीने की छोटी अवधि में कलाकृतियों की फोजिंग में उसकी उपलब्धि भी बेहद चौंकाने वाले स्तर तक बढ़ गई थी। उनकी सच्ची अग्नि एक उच्च रैंकिंग वाले हथियार परिशोधक के स्तर तक पहुंच गई थी, जो वास्तव में आश्चर्यजनक था। इन सभी चीजों ने न केवल तांग हुआन का नाम पूरे गौरव महाद्वीप में गूंजने दिया, बल्कि महासागर के पार मूल महाद्वीप तक भी तांग हुआन नाम बहुत तेजी से फैल रहा था। तांग हुआन से पहले मानव कबीले की युवा पीढ़ी में केवल एक ही अन्य व्यक्ति था जिसे उपकरण विधि के संदर्भ में असाधारण प्रतिभाशाली कहा जा सकता था, और वह स्वर्गीय फोजिंग सिटी की राक्षस जैसी महिला थी। वास्तव में तांग हुआन उससे भी अधिक प्रतिभाशाली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्गीय फोजिंग शहर का शरीर अग्नि तत्व का था, जबकि तांग हुआन धातु तत्व का था। बात बस इतनी थी कि तांग हुआन ने बहुत देर से शुरुआत की थी, इसलिए वह उसके स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। मुझे सचमुच इसकी उम्मीद नहीं थी। लेई मिंग आश्चर्यचकित था। जब फीनिक्स सिटी को 10 दिन पहले उसकी पहचान के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि वह असाधारण क्षमता वाले एक मार्शल जीनियस से मिल गया है। हालांकि अब उसे एहसास हुआ कि वह राक्षसी प्रतिभा वाला एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति था, और न केवल उसकी मार्शल क्षमता आश्चर्यजनक थी, बल्कि टूल्स मेथड में उसकी प्रतिभा भी दुनिया में शायद ही कभी देखी गई थी। हाँ, डूशी को ऐसा लगा जैसे वह किसी सपने से जाग गया हो। उसने लगातार सिर हिलाया, लेकिन वह ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, मैनेजर, क्या आपको इस मामले के बारे में तुरंत युवा मिस को सूचित करने की आवश्यकता है? सही। बूढ़े डीन, घाटी में जाओ और छोटी लड़की को देखो। कोट। ये जे तांग हुआन। उसने ये नाम अनगिनत बार सुना था, लेकिन उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जो युवक मार्शल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आया था वह वास्तव में तांग हुआन होगा। दिलचस्प। एक क्षण के सदमे के बाद लाल वस्त्र पहने महिला को होश आया और उसकी सुंदर आंखों की गहराई में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। अफवाह है कि प्रतिभाशाली उपकरण विधि प्रतिभाशाली व्यक्ति जो 12 मीटर टोटेम लॉ को प्रज्वलित करने के लिए एक स्वर्ण तत्व की काया का उपयोग कर सकता है और कुछ महीनों में एक साधारण व्यक्ति से एक मध्यम स्तर का हथियार परिशोधक बन सकता है, वास्तव में इस फैंगमिंग माउंटेन में है। पफट। कुछ ही दूरी पर स्वादिष्ट भोजन से भरा एक बड़ा कटोरा पकड़े हुए उसने अपने मुंह में खाया हुआ सारा भोजन जमीन पर गिरा दिया। उसने अचंभित होकर अपने सामने देखा और कहा, क्या मैंने गलत सुना? गाओलिंग ने वास्तव में कहा था कि ये जे नाम का लड़का फ्यूरियस वेव्स सिटी का प्रमुख तांग हुआन है। भले ही गाओलिंग थोड़ा आलसी है, लेकिन उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना? मो शांग ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने कटोरे में से चावल के कुछ दाने निकाले। चूंकि आप तांग हुआन हैं, तो आपने अपना नाम क्यों बदला? मेंग जिक्सुआन की आंखों में संदेह चमक उठा। क्या आपको अपना नाम बदलने के लिए किसी कारण की आवश्यकता है? तभी उसकी चॉपस्टिक और कटोरे जमीन पर रुक गए और उसने सोने का हथौड़ा पकड़ लिया और ऊपर कूद गया। मैं जाकर देखूंगा। अरे, वापस आओ। ऐसा नहीं है कि हम लड़ाई शुरू कर सकते हैं। तुम इस मजे में क्यों शामिल हो रही हो? अरे भाई, अपनी तरफ देखो। ऐसा क्यों लगता है कि तुमने इस तांग हुआन के बारे में सुना है? तांग हुआन, तुम्हें ये भी नहीं पता कि फैंगमिंग पर्वत को छोड़े हुए तुम्हें कितना समय हो गया है? पिछले कुछ महीनों में तांग हुआन की प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई है, और ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो उसके बारे में नहीं जानते होंगे। कोट। इसे इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए। क्या वह हथियार शोधन प्रतियोगिता का प्रमुख नहीं है? वह हथियार शोधन प्रतियोगिता का साधारण प्रमुख नहीं है। प्रतियोगिता का प्रमुख बनने से पहले वह फ्यूरियस वेव्स सिटी में 12 मीटर दूर अग्नि टोटेम को प्रज्वलित करने में सक्षम था। कोट। क्या
12 मीटर। कोट कोट डॉट 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 कोट। तांग हुआन, क्या वह तांग हुआन है? कोट, मैंने बहुत समय से उसके बारे में सुना है। वह वास्तव में बहुत युवा है। तस्क तस्क, 5 तत्वों के सोने की काया। 12 मीटर लंबी टोटेम ज्वाला, सच्ची अग्नि के साथ विलय के बाद वह एक निम्न स्तर का हथियार परिशोधक बन गया जिसे दिव्य हथियार मंडप द्वारा मान्यता दी गई। फिर 2 महीने के छोटे से कार्यकाल में वह हथियार शोधन प्रतियोगिता के प्रमुख बन गए। ऐसी प्रतिभा हजारों वर्षों में शायद ही कभी देखने को मिलेगी। कोट, इस योग्यता के साथ वह स्वर्गीय फोजिंग सिटी के दुष्ट व्यक्ति से भी आगे निकल जाता है। यदि हम एक ही लाइन पर चलें तो वह इस तांग हुआन के खिलाफ जीतने में सक्षम नहीं होगी। कोट, विश्राम क्षेत्र के अंदर और बाहर कुछ क्षण के मौन के बाद ध्वनि तरंगों ने वास्तव में आकाश को हिला दिया। तांग हुआन, दूसरी ओर तांग हुआन, गुयंग और अन्य लोगों के सामने होंग ताओ के चेहरे पर प्रारंभिक संदेह के बाद कुछ अनिश्चितता का भाव था। हथियार शोधन प्रतियोगिता से ऊपर, हालांकि तांग हुआन ने ग्रेट तांग साम्राज्य के राजघराने और ग्रेट तांग साम्राज्य के राजघराने द्वारा भर्ती होने से इनकार कर दिया, वह अभी भी ग्रेट तांग साम्राज्य का नागरिक है। उसे मारना महान तांग साम्राज्य के लिए एक दुश्मन बनाना है और दिव्य हथियार मंडप के लिए भी एक दुश्मन बनाना है। होंग ताओ, क्या आप महान तांग साम्राज्य और दिव्य हथियार मंडप का अपमान कर रहे हैं, या आप, होंग परिवार, महान तांग साम्राज्य और दिव्य हथियार मंडप का अपमान करने के योग्य हैं? तुम। होंग ताओ का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने वह सब कुछ कह दिया है जो मुझे कहना था। होंग ताओ, यह आपको तय करना है कि मारना है या नहीं। बेशक, आप उसे मारने में सक्षम नहीं हो सकते। गाओ लिंग हंसा, फिर पलट कर चला गया। जाने से पहले उसने तांग हुआन की ओर मुस्कुराते हुए अपनी भौहें उठाईं। होंग ताओ, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम लड़ना चाहते हो? जल्दी करें, जल्दी करें। गु यंग को होश आया और वह एक कदम पीछे हट गया। वह अब तांग हुआन के सामने खड़ा नहीं था, बल्कि निडरता से होंग ताओ को आंख मार रहा था। चूंकि ये जे तांग हुआन था और उसकी पहचान एक हथियार परिशोधक की भी थी, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कोट डॉट 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 कोट। होंग ताओ का चेहरा विकृत हो गया। उसका चेहरा हरा और लाल रंग बदलता रहा। स्पष्टतः वह आंतरिक रूप से संघर्ष कर रहा था। हालांकि वह चाहता था कि वह अपने सामने खड़े काले कपड़े पहने युवक को 1000 टुकड़ों में फाड़ दे, लेकिन यह वैसा ही था जैसा गु यंग ने उम्मीद की थी। उसने वास्तव में अभी कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। यदि वह नहीं जानता कि ये जी फ्यूरियस वेव सिटी का तांग हुआन था और उसने उसे मार दिया, तो चाहे दिव्य हथियार मंडप कितना भी क्रोधित हो जाए, वह कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अब जब वह दूसरे पक्ष की असली पहचान जानता था, अगर उसने अभी भी उसे सभी की आंखों के सामने मार दिया, तो ये बहुत समय नहीं होगा इससे पहले कि दिव्य हथियार मंडप के विशेषज्ञ होंग परिवार में दिखाई दें। उस समय, भले ही वह शालोंग रॉयल परिवार था, वे होंग परिवार की रक्षा नहीं कर सकते थे। आवेग में, ये बहुत संभावना थी कि कबीले का विनाश हो जाएगा। गु यंग, वह एक काया है जो केवल कमजोरों को धमकाता है और ताकतवरों से डरता है। क्या भाई तांग हुआन के खिलाफ कदम उठाना उसके लिए बहुत बड़ा बोझ नहीं है? तांगसी ने गु यंग को आंख मारी, उसका मुंह व्यंग्य से भरा था, मानो वह चाहता हो कि पूरी दुनिया अराजकता में डूबी रहे। यह सही है, यह सही है। मैंने उसका बहुत अधिक आकलन कर लिया था। कोट डॉट 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 कोट। गु यंग और तांगसी को एक साथ गाते हुए सुनकर तांग हुआन को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। लेकिन उनके हाथों की सूक्ष्म हरकतों और उनकी मुद्राओं को देखने के बाद तांग हुआन को अचानक समझ आ गया कि गु यंग और तांगसी का क्या मतलब था। इस तरह की उत्तेजना के तहत, अगर होंग ताओ घबरा जाए और बेतहाशा हमला करे, भले ही वह उसे मार डाले, तो इससे अन्य शालोंग साम्राज्य की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। इस तरह से उकसाए जाने पर होंग ताओ की छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। उसकी आंखों में क्रोध फूटने के कगार पर था। ये देखकर गु यंग और तांगसी की आंखों में खुशी की एक अदृश्य झलक दिखाई दी और वे चुपचाप करीब चले गए। लेकिन ठीक इसी समय होंग ताओ ने एक गहरी सांस ली और हंसा। गु यंग, तांगसी, एक काया, बस काया ही रहो। यहाँ तक बोलते हुए होंग ताओ का स्वर अचानक बेहद ठंडा हो गया और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तांग हुआन, बेहतर होगा कि आप निम्नलिखित मार्शल प्रतियोगिता को आशीर्वाद दें और मुझे आपसे मिलने न दें, अन्यथा मैं निश्चित रूप से आपको मार डालूंगा। मैं ये देखना चाहता हूं कि यदि आप मार्शल प्रतियोगिता के मैदान में मारे जाते हैं तो ग्रेट टैंग इंपीरियल और दिव्य हथियार मंडप के राजघरानों के पास मेरे होंग परिवार के पास आने का क्या कारण है? कोट। अपनी बात समाप्त करने के बाद होंग ताओ ने हाथ हिलाया और बिना रुके अपने पीछे खड़े कुछ लोगों को ले गया। वह बहुत ही सीधे सादे ढंग से चले गए। अफसोस की बात है, गु यंग और तांगसी ने अपनी नजरें हटा लीं, एक दूसरे को देखा और एक ही समय में आह भरी। वे वास्तव में होंग ताओ को मारने की योजना बना रहे थे। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि होंग ताओ अंत में शांत हो जाएगा और उनकी योजना को विफल होने देगा। यह ठीक है, मार्शल प्रतियोगिता में बहुत सारे लोग भाग ले रहे हैं, ये तो दूर की बात है कि हम उनसे मिल भी पाएंगे या नहीं, और अगर हम उनसे मिल भी गए तो भी परिणाम अज्ञात ही रहेगा। तांग हुआन अनजाने में हंस पड़ा। वह होंग ताओ के अचानक पीछे हटने से ज्यादा चिंतित नहीं था।
अब चूंकि वह शीर्ष स्तर 5 के प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा था, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वह जीत पाएगा, लेकिन यदि प्रतिद्वंद्वी उसे हराना चाहता था या यहां तक कि उसे मारना चाहता था तो यह आसान काम नहीं होगा। गु यंग और तांग सी ने यह सुनकर थोड़ा सिर हिलाया। यदि वे तांग हुआन की पहचान नहीं जानते होते तो उन्हें चिंता होती कि वह होंग ताओ के बराबर नहीं होगा, लेकिन अब वे तांग हुआन के साथ अधिक सहज थे। चरण 5 का मार्शल मास्टर, जिसकी सच्ची अग्नि लगभग उच्च रैंकिंग वाले हथियार परिशोधक के बराबर थी, उसकी ताकत संभवतः 5वें चरण के शिखर पर एक विशेषज्ञ से कमजोर नहीं थी। ओह हाँ, क्या मुझे अब आपको भाई येजे कहना चाहिए या भाई तांग हुआन? मैं आपकी असली पहचान के बारे में पहले से ही जानता हूं और मैंने वास्तव में इतने लंबे समय तक इसे हमसे छिपाने में आपकी मदद की थी। गु यंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ऐसा लग रहा था जैसे वह भावना से आह भर रहा था, लेकिन उसका दिल थोड़ा उदास था। मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं के पहले दौर में भाग लेने से पहले उसने गूफी को तांग हुआन कहते हुए सुना था, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय उसे इसकी परवाह नहीं थी। भाई, अगर तुमने ऐसा दोबारा कहा तो मैं तुम्हें नजरअंदाज कर दूंगी। गू फेई ने मुंह बनाया। भाई गू, भाई तांग, आप दोनों को मुझे बस तांग हुआन कहना चाहिए। कोट। तांग हुआन। दाईं ओर के विश्राम क्षेत्र में तांग लोंग ने भयंकर रूप से गोली चलाई। वह पूरे समय मुस्कुराते हुए वहां का दृश्य देख रहा था, लेकिन क्योंकि वह बहुत दूर था और बोलने वाली आवाज नहीं सुन सकता था, तो अब जाकर उसने मार्शल योद्धाओं की चिल्लाहट में से दो शब्द तांग हुआन सुने और जाना कि वहां येजे कहलाने वाला व्यक्ति तांग हुआन था। तांग लोंग इस नाम से बेहद परिचित था। उसकी नज़र में तांग हुआन का अस्तित्व न केवल उसके पिता की गलती थी, बल्कि तांग परिवार के सभी लोगों की शर्म भी थी। विशेष रूप से हथियार शोधन प्रतियोगिता के बाद फ्यूरियस वेव्स सिटी संभवतः पूरे महान तांग साम्राज्य के लिए हंसी का पात्र बन गया था, और भी अधिक। यहां तक कि इस फैंगमिंग पर्वत में भी उसने लोगों को एक से अधिक बार तांग परिवार का उपहास करते हुए सुना था कि वे अपने खजाने को देखने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे अपने सबसे कीमती मोती को रेत की तरह फेंक देते हैं। क्या एक नीच कमीना लड़का जो एक नौकर द्वारा पाला गया मेरा तांग लोंग का भाई बनने के योग्य है? तांग हुआन, इस बार मैं निश्चित रूप से आपको फैंगमिंग पर्वत से जीवित नहीं जाने दूंगा। कोट। तांग लोंग की आवाज मच्छर की तरह थी, लेकिन उसने अपने दांतों के बीच से शब्दों की एक श्रृंखला लगभग निचोड़ ली। तांग लोंग की आंखें जहरीले सांप की तरह ठंडी थीं, उसके दिल में हत्या का इरादा पहले कभी इतना मजबूत नहीं था। वह तांग हुआन है। फीनिक्स स्पिरिट वैली के अंदर एक हरे पत्थर से अचानक एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी, जो घाटी के प्रवेश द्वार के बहुत करीब थी। जो बोल रही थी वह बैंगनी वस्त्र पहने महिला थी, जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था और वह इस समय पालथी मारकर बैठी हुई थी। उसकी स्पष्ट और सुंदर आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। फ्यूरियस वेव सिटी की तांग हुआन। बिल्कुल। डूशी ने तुरंत सिर झुकाया और कहा, अगर मुझे सही से याद है तो हमारे स्टार ओशन कॉमर्स के पास जो जानकारी है उसके अनुसार तांग हुआन हेड की नाजायज संतान होनी चाहिए। बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने उदासीनता से कहा। हाँ, वास्तव में। डूशी ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। वह एक परित्यक्त पुत्र है, जो पहले 16 वर्षों में स्टेज 1 मार्शल शिष्य भी नहीं था, फिर भी वह कुछ ही महीनों में छलांग और सीमा से आगे बढ़ गया। उन्होंने न केवल लंबे समय से लुप्त ज्वलंत इंद्रधनुष भाला कला की साधना की, बल्कि उन्होंने इतने कम समय में स्टेज 5 मार्शल मास्टर और इंटरमीडिएट हथियार परिशोधक भी प्राप्त किया। क्या ये सामान्य है? बैंगनी वस्त्र पहने महिला के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। वह एक मध्यम स्तर का हथियार परिशोधक है। डूशी को झटका लगा। शस्त्र शोधन प्रतियोगिता की समाप्ति के कुछ दिनों बाद वह दिव्य शस्त्र मंडप में गया और मध्यम शस्त्र शोधक की परीक्षा में भाग लिया, जिसमें वह आसानी से उत्तीर्ण हो गया। बैंगनी वस्त्र पहने महिला मुस्कुराए। वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। डूशी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। 20 दिन से भी अधिक समय पहले शालोंग साम्राज्य शातु फ्यूरियस वेव सिटी के बाहर हिंसक रूप से मर गया था। उस समय एक अफवाह थी कि शातु को एक विशेषज्ञ ने मार डाला था जो तांग हुआन की रक्षा करता था, और तांग हुआन एक निश्चित बड़े कबीले का वैध पुत्र था। तांग परिवार के परित्यक्त बेटे के रूप में उनकी पहचान केवल एक कवर अप थी, लेकिन उस दिन तांग हुआन के लिए हानिकारक जानकारी को पलट दिया गया और हत्यारा मोलर साम्राज्य की ग्रैंड राजकुमारी मो ये बन गई। यह कोई ऐसा काम नहीं है जो आसानी से किया जा सके। बैंगनी वस्त्र वाली महिला ने धीरे से कहा, मिस, क्या आप तांग हुआन की असली पहचान पर संदेह कर रही हैं? डूशी को अचानक एहसास हुआ और फिर उसने कहा, मिस, क्या ये हो सकता है कि उसका असली नाम येजे है और वह वास्तव में स्पियर सेंट के ये चोंगशान का वंशज है? अन्यथा वह भाला संत द्वारा निर्मित ज्वलंत इंद्रधनुष भाला कला कैसे सीख सकता था? कोट। यह मामला आपके द्वारा संभाला जाएगा। आप फैंगमिंग माउंटेन छोड़ सकते हैं और उग्र लहरों के शहर में लौट सकते हैं। बैंगनी वस्त्र पहने महिला का स्वर शांत था, लेकिन उसके स्वर में किसी प्रतिरोध की गुंजाइश नहीं थी। जी श्रीमान। कोट। गाओलिंग। विश्राम क्षेत्र में तांग हुआन की निगाहें तेजी से भीड़ पर टिकी रहीं। बहुत जल्दी ही तांग हुआन को वह आदमी मिल गया जिसने उसकी पहचान उजागर की थी।
वह चट्टान के नीचे अपने सिर को अपनी बाहों में लेकर लेटा हुआ था और ये पता नहीं चल पा रहा था कि वह आंखें बंद करके आराम कर रहा था या पहले ही सो चुका था। गु यंग के अनुसार ये गाओ लिंग मूल रूप से तांग राजवंश की सेना में एक छोटा अधिकारी था। तार्किक रूप से कहें तो उसे अभी ग्लोरी कॉन्टिनेंट में होना चाहिए था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह इस फेंगमिंग पर्वत पर क्यों आएगा। वह बहुत समय से यहाँ नहीं था, लेकिन वह अत्यंत लड़ाकू स्वभाव का था। कुछ ही दिनों में उन्होंने फेंगमिंग घाटी के बाहर स्टेज 5 के दर्जनों मार्शल मास्टर्स को लगातार चुनौती दी और शुरू से अंत तक उन्होंने एक भी नहीं हारा। इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और उन्हें एक शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में देखा जाने लगा, जिनकी तुलना गु यंग और अन्य लोगों से की जा सकती थी। तांग हुआन को केवल ये जानने की जिज्ञासा थी कि उसे उसकी पहचान कैसे पता चली और उसने उसकी पहचान कैसे बताई। उसने तांग हुआन को जो एहसास दिया वह बिल्कुल भी दुर्भावनापूर्ण नहीं था, लेकिन उन्होंने जो किया वह तांग हुआन को संघर्ष के केंद्र में रखने के बराबर था। हवा सब कुछ नष्ट कर देगी, और यदि उसकी भविष्यवाणी सही थी तो मार्शल प्रतियोगिता समाप्त होते ही सभी प्रकार की परेशानियां और खतरे शुरू हो जाएंगे। भाई तांग हुआन, इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। अभी अच्छी तरह आराम करो और प्रतियोगिता के दूसरे दौर की तैयारी करो। गु यंग ने तांग हुआन को उसके गहरे विचारों से बाहर निकाला और उसकी नज़र गाओ लिंग से हटा ली। लेकिन जैसे ही वह उन 3 आकृतियों के पास से गुजरा जो कुछ ही दूरी पर थीं, तांग हुआन एक पल के लिए सचमुच स्तब्ध रह गया। वे 3 लोग, एक हट्टा कट्टा युवक जिसके हाथ में एक बड़ा सुनहरा हथौड़ा था, सफ़ेद बाल और सफ़ेद लबादा वाला एक युवक और काले कपड़े पहने एक बेहद खूबसूरत लड़की। ऐसा संयोजन अत्यंत आकर्षक था, मानो उसने तांग हुआन की निगाह को देख लिया हो। उस तगड़े किशोर ने उत्तेजक ढंग से मुस्कुराया और अपने हाथ में हथौड़ा लहराया। उसकी हरकतों से सफ़ेद कपड़े वाले आदमी ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान बिखेरी, जबकि काले कपड़े वाली लड़की ने गुस्से से उसे घूरा और फिर तांग हुआन को क्षमा प्रार्थी नज़र से देखा। तांग हुआन हंसा, उसे इसकी परवाह नहीं थी और उसने अपनी नज़र वापस अपने शरीर पर घुमा ली। वे 3 लोग, महिला का नाम मेंग जिक्सुआन है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति का नाम मो शांग है, सुनहरा हथौड़ा पकड़े हुए व्यक्ति का नाम गोंग डियान वन जोड़ी है। वे एक रहस्यमय पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन वे सभी बेहद मजबूत हैं, गु यंग से कहीं अधिक मजबूत, विशेष रूप से वह गोंग डियान जोड़ी, यहाँ तक कि गु यंग भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। तांग सी ने धीमी आवाज़ में कहा। ओह! तांग हुआन ने गु यंग को देखा और आश्चर्यचकित हो गया। खांसी, तांग सी, बकवास मत करो। कुछ दिन पहले जब मैं उसके साथ मुकाबला कर रहा था तो मैं लापरवाह हो गया और उसे हावी होने दिया। अगर कोई और मौका मिला तो देखना मैं उसकी कैसे देखभाल करूंगा। तांग सी के शब्दों को सुनकर गु यंग का बुरा चेहरा तुरंत थोड़ा लाल हो गया और उसने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, भाई तांग हुआन, हालांकि इस पुरुष शिष्य के प्रेम की तकनीक बहुत सामान्य है, वह एक जन्मजात दिव्य शक्ति के खिलाफ लड़ाई में नहीं जीतेगा। यदि आप मार्शल प्रतियोगिता में उनसे मिलते हैं तो बेहतर होगा कि आप उनसे सीधे मुकाबला न करें। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद, भाई गु। जब गु यंग ने वाक्य का उत्तरार्ध कहा तो उसके दिल में एक डर सा छा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि सार्वजनिक रूप से ढेर सारा प्यार खोने से जो शक्ति उन्हें प्राप्त हुई थी उसके कारण उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ा था। इसके बाद तांग हुआन की नज़र तांग सी की ओर गई, जो बगल में था, और झिझकते हुए बोला, भाई तांग हुआन, मैं जानता हूं कि आप क्या पूछना चाहते हैं। तांग सी एक स्पष्ट सोच वाला व्यक्ति था। तांग हुआन की अभिव्यक्ति को देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसने अपनी आवाज़ कम कर दी, वास्तव में मैं ज़्यादा नहीं जानता। तांग परिवार में हर कोई सोचता था कि आपकी मां तांग तियानरेन की उपपत्नी थी और गर्भवती होने के बाद उसे तांग द्वारा वापस लाया गया था। अंत में उस सस्ती महिला मेई शिन ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और वह परिवार में केवल एक नौकरानी बनकर रह गई। कोट, पहले तो मैंने यही सोचा था, लेकिन बाद में मैंने तांग तियानरेन और मेई शिन को झगड़ते हुए सुना और तभी मुझे पता चला कि आपकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई थी पास से गुजर रहे तांग तियानरेन द्वारा खोजे जाने के बाद। इसीलिए मैं आपकी मां को स्वास्थ्य लाभ के लिए तांग परिवार में वापस ले आया। आपकी मां की चोटें थोड़ी कम हो गई थीं, इसलिए उसने आपकी मां को अपनी रखेल कहा और परिणामस्वरूप आपकी मां ने मृत्यु तक प्रतिरोध किया। ऐसा प्रतीत होता था कि वह आपकी मां के प्रति भी कुछ संकोच रखता था और उसने आपकी मां पर दबाव डालने की हिम्मत नहीं की। कुछ समय बाद मेई शिन को इस मामले के बारे में पता चला और उसने आपकी मां को तांग परिवार से बाहर निकाल दिया। स्पष्ट कहें तो आपकी मां ने तांग परिवार को छोड़ने की पहल की थी। कोट, भाई तांग हुआन, बस इतना ही मैं जानता हूं। हालांकि मेरे अनुमान के अनुसार आपकी मां की पृष्ठभूमि साधारण नहीं होनी चाहिए। उस समय तांग तियानरेन को पहले से ही स्टेज 5 मार्शल मास्टर में होना चाहिए था। यदि आपकी मां वास्तव में एक साधारण महिला होती तो भले ही वह अपनी पूरी ताकत से विरोध करती, वह तांग तियानरेन का विरोध नहीं कर पाती, न ही वह उसे दोबारा सोचने पर मजबूर कर पाती। कोट, मैं समझता हूँ, धन्यवाद भाई तांग। हालांकि तांग हुआन थोड़ा निराश था, फिर भी वह तांग सी का बहुत आभारी था। यदि वह न होता तो तांग हुआन शायद हमेशा यही सोचता कि तांग तियानरेन और तांग लॉन्ग खून के रिश्तेदार भाई थे, लेकिन अब जब वह जानता था कि उसका तांग तियानरेन और तांग लॉन्ग से कोई लेना देना नहीं है
तो तांग हुआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा की गहराई से एक बेड़ी हटा दी गई हो और उसका दिल, दिमाग और शरीर सभी अतुलनीय रूप से शांत और आरामदायक थे। बड़े भाई तांगसी, पिछली बार आपने कहा था कि जब आपके पास समय होगा तो आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। ये पता चला कि ये सब आप जानते हैं, और इसने तांग हुआन को बिना किसी कारण के खुश कर दिया। गूफी ने मुंह बनाया और तांगसी की ओर आंखें घुमाईं। मैं तो बस यूं ही कह रहा था, कौन जानता था कि भाई येजी ही वास्तव में तांग हुआन था। तांगसी और अपने बीच की नोकझोंक सुनकर तांग हुआन गहन चिंतन में डूब गया। यदि तांगसी ने जो सुना वह पूरी तरह सही था, तो उसका अनुमान भी सही होना चाहिए। उनकी मां की उत्पत्ति इतनी सरल नहीं हो सकती। बस उसे यह नहीं पता था कि उसकी मां की पृष्ठभूमि क्या थी, वह घायल होने के बाद फ्यूरियस वेव्स सिटी में क्यों आई थी, और उसे किसने घायल किया था, और उसके पिता किस प्रकार के व्यक्ति थे, वह मर गया था या जीवित था। इसके अलावा एक बार जब मां ने तांग परिवार को छोड़ दिया तो उसे मास्टर ओजी ने ले लिया। अगर उसे सही से याद है तो उस समय मास्टर ओजी फ्यूरियस वेव्स सिटी में बस गए थे। क्या ये बहुत बड़ा संयोग नहीं है? इसके अलावा तांगसी के स्पष्टीकरण से यह देखा जा सकता था कि उसकी मां एक बेहद जिद्दी व्यक्ति होगी। तांग तियानरेन द्वारा उसे सबक सिखाने के बाद वह दूसरों पर निर्भर कैसे रह सकती थी? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी मां और उसके मालिक ओशी एक दूसरे को जानते हों? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, खुद तांग हुआन भी इस असाधारण साहसिक विचार से चौंक गया। मास्टर ओजी की पहचान पहले से ही काफी रहस्यमय थी। इस तथ्य के अलावा कि तांग हुआन की पहचान उसकी मां को अज्ञात थी, तांग हुआन को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखें बादलों और धुंध से भरी हुई थीं। अभी हम इस बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। काफी देर के बाद तांग हुआन ने एक गहरी सांस ली और अपने मन में चल रहे विभिन्न विचारों को दबा दिया। यदि मां और मास्टर सचमुच एक दूसरे को जानते हैं, तो उसकी मां और हथियार की दुकान वाला बूढ़ा मोटा आदमी निश्चित रूप से एक दूसरे से बहुत परिचित थे। घर लौटने के बाद वह जांच करेगा और देखेगा कि क्या बूढ़ा मोटा आदमी कुछ बता सकता है। समय उड़ गया। फीनिक्स स्पिरिट वैली के बाहर का वातावरण धीरे धीरे शांत हो गया। दोपहर के भोजन के बाद पहले राउंड में जीत हासिल करने वाले मार्शल वॉरियर्स ने प्रतियोगिता के आगामी दूसरे राउंड की तैयारी के लिए अपना ध्यान केंद्रित करना और ऊर्जा एकत्र करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक भारी वातावरण धीरे धीरे घूम रहा हो। दूर स्थित मार्शल योद्धा भी प्रभावित प्रतीत हुए, क्योंकि शोर कम होने लगा था। सभी लोग, अब मार्शल प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू होगा। काफी देर के बाद लेई मिंग की तेज और स्पष्ट आवाज एक बार फिर गूंजी, जिसने तुरंत फीनिक्स स्पिरिट वैली के बाहर की खामोशी को तोड़ दिया। मार्शल प्रतियोगिता के इस दौर में प्रतिद्वंद्वी का फैसला ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। इस लकड़ी की छाती में 916 नंबर हैं, और ये संख्याएं पहले दौर के विजेताओं की संख्या 1 के सापेक्ष हैं। निर्देशक लेई, क्या पहले दौर में 924 विजेता नहीं थे? दाईं ओर के विश्राम क्षेत्र में एक मार्शल वॉरियर्स ने हैरान होकर चिल्लाया। पहले चरण के विजेता वास्तव में 924 लोग थे। हालांकि 8 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने दूसरे दौर से हटने का फैसला किया। लेई मिंग जोर से हंसा। इस बार हम नंबर प्लेटों के क्रम के अनुसार ड्रॉ करेंगे। यदि हम अपनी संख्या के समान ही संख्या निकालते हैं तो हम पुनः निकालेंगे। यदि आप मार्शल प्रतियोगिता के दूसरे चरण में भाग ले चुके लोगों की नंबर प्लेट निकालते हैं तो एक नया नंबर निकालें। संख्या 1, 10, 12, 18, 19, नंबर 65, नंबर 68। लेई मिंग ने एक ही सांस में 32 अंक पढ़ डाले। लगभग हर बार जब कोई संख्या पढ़ी जाती थी तो दोनों तरफ के विश्राम स्थलों से लोग तुरंत बाहर निकल आते थे और लॉटरी निकालने के लिए लकड़ी के शेड के सामने कतार में खड़े हो जाते थे। 32 योद्धाओं ने अपने अपने भाग्य का फैसला कर लिया था और अपने विरोधियों की पुष्टि कर दी थी। कुछ ही देर बाद 64 युद्ध योद्धाओं ने 2-2 के समूह बनाए और शीघ्रता से युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गए। एक के बाद एक लड़ाई छिड़ गई। फ्री फॉर ऑल के पहले दौर में जीतने में सक्षम होने के लिए केवल स्टेज 5 मार्शल मास्टर्स में से सबसे उत्कृष्ट सभ्य ताकत के साथ दूसरे दौर की लड़ाई को पहले दौर की तुलना में और भी अधिक तीव्र बना दिया। तांग हुआन की नज़र तेजी से उन पर पड़ी और थोड़ी देर बाद उसकी नज़र प्रतियोगिता के छठे चरण में 2 मार्शल योद्धाओं पर पड़ी। वह एक पुरुष और एक महिला थे, दोनों युवा, लगभग 17 या 18 वर्ष के। वह आदमी काले कपड़े पहने था और लंबा एवं मजबूत था। वह मजबूत शरीर का था और उसकी लंबाई 2 मीटर से अधिक थी। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ी जवानी झलक रही थी। उनकी प्रतिद्वंद्वी एक नीली पोशाक पहने छोटी सी महिला थी। उसका चेहरा अंडाकार था, भौहें पतली थीं, चेहरा सुंदर था और आकृति आकर्षक थी। जब दोनों एक साथ खड़े हुए तो उनके आकार में बहुत अंतर था। मार्शल वॉरियर्स को देखते हुए शायद बहुत से लोग नीले कपड़े पहने लड़की के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। युद्ध के आरंभ में जो दृश्य दिखाई दिया वह वास्तव में ऐसा ही था। काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने अपने हाथों में 2 गहरे नीले रंग की छोटी कुल्हाड़ियों को तेजी से लहराया, जैसे कोई तूफान हो। कुल्हाड़ियों की घनी छवियां एक बवंडर में संघनित होती प्रतीत हो रही थी। शक्ति क्यूई का मंथन हो रहा था। उसकी आभा अत्यंत प्रभावशाली थी, मानो वह अपने प्रतिद्वंद्वी को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो।
इस तरह के भयंकर हमले के तहत नीले कपड़े पहने लड़की एक उग्र लहर में एक छोटी नाव की तरह थी जो किसी भी समय पलट सकती थी, जिससे कई मार्शल योद्धाओं को उसके लिए चुपके से पसीना बहाना पड़ा। उसका नाम लू लेरू है। तांग हुआन की निगाह को भांपते हुए गुयंग ने हंसते हुए कहा, उग्र लहरों वाले शहर लू परिवार की मुखिया लूली की प्यारी बेटी। तांग हुआन, यह मत देखो कि वह कितनी छोटी है, वह बहुत मजबूत है और मुझे भी उसे हराने के लिए कम से कम आधे घंटे की आवश्यकता होगी। उसकी ताकत सचमुच असाधारण है। तांग हुआन की आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। उसने बिना पलक झपकाए छठे चरण में 2 आकृतियों को देखा और मुस्कुराया, विजेता जल्द ही सामने आ जाएगा। लू लुशुई के सुंदर और नाजुक हाथों में एक गहरे नीले रंग की तलवार तितली की तरह बाईं और दाईं ओर उड़ रही थी। तलवार की नोक एक सांप की तरह अपनी जीभ बाहर निकाल रही थी, जो अस्तित्व में आती और जाती थी। काले कपड़े पहने आदमी के हाथों में मौजूद कुल्हाड़ियों से उसकी कभी मुठभेड़ नहीं हुई और लगभग हमेशा ही उन्हें छूते ही वह पीछे हट जाता था। ऐसा लग रहा था कि लुशुई लू को नुकसान हो रहा था। आसपास के योद्धा जो युद्ध देख रहे थे, उनमें से कई ने भी यही सोचा। समय समय पर होने वाली बुदबुदाहट से इसका पता चल सकता था। क्या वह सचमुच लोलू है? वह काफी प्रसिद्ध हैं, लेकिन देखने से ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ खास हैं। तस्क फ्यूरियस वेव सिटी की युवा पीढ़ी के 3 महान प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा, यदि वे मार्शल आर्ट के दूसरे दौर में भी सफल नहीं हो पाए, तो वे वास्तव में हंसी का पात्र बन जाएंगे। कोट। इतनी तेजी। हालांकि गुयंग चौंक गई और बोली, मुझे पता है कि लू लुलुई अंत में निश्चित रूप से जीतेगी, लेकिन उसे इतनी जल्दी लड़ाई खत्म नहीं करनी चाहिए थी। इस बार उनकी प्रतिद्वंद्वी कमजोर नहीं है। गुयंग, तुम मेरी गान जानती हो, तुम्हारी दृष्टि बहुत खराब है, मुझे सच में नहीं पता कि तुमने ऐसा नाम कैसे पाया। बस तुम इंतजार करो, सिर्फ 5 सांसों में लू लुई का प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से हार जाएगा। तांगसी, गुयंग का मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं सका और फिर उसने अपना फैसला सुनाया। 5 सांसें, मैं देखना चाहता हूं कि आप सही हैं या नहीं। कोट। गुयंग क्रोधित हो गया। उसने तांगसी को घूर कर देखा और तांगसी भी पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने गुयंग की ओर देखा और उपहासपूर्वक मुस्कुराया। उन दोनों को लड़ते हुए देखकर गूफी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। तांग हुआन अपनी हंसी रोक नहीं सका। तांगसी वास्तव में एक विशेषज्ञ था जो छिपने और हत्या करने में कुशल था। उसकी दृष्टि वास्तव में गुयंग से बेहतर थी। छठे क्षेत्र में लू लेरू की चाल और तलवार की तकनीक अत्यंत उत्कृष्ट थी। काले कपड़े पहने आदमी का पलड़ा भारी लग रहा था, लेकिन वह लू लेरों की बहती तलवार की ताकत से पूरी तरह से नियंत्रित था। उसके हिंसक हमले महज दिखावा थे। उस समय काले कपड़े पहने उस व्यक्ति को बोलने में संभवतः कठिनाई हो रही थी। डिंग डिंग, 2 कुल्हाड़ियां उड़ी, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। लुढ़कती कुल्हाड़ी की छाया वाला तूफान अचानक गायब हो गया, जबकि लू लुशुई के हाथ में तलवार गहरे नीले रंग की प्रकाश धारा की तरह निकली, जो सीधे उस आदमी के गले पर निशाना साध रही थी। अखाड़ा नंबर 6, लड़ाई खत्म हो गई थी। पिछला अध्याय, विषय सूची। यदि आप सही प्रकार के अनुकूलन का अनुमान लगा लेते हैं, तो टिकट रीडर की ओर से आपको उपहार मिलेगा। इसके अलावा आप सही दर्शकों में से एक भाग्यशाली उपयोगकर्ता का चयन भी कर सकेंगे, जिसे आईफोन 6 भेजा जाएगा। वह प्रतिदिन पहली बार इवेंट पेज को साझा कर सकेगा तथा टिकट रीडर से उपहार भी प्राप्त कर सकेगा। टिकट रीडर से उपहार प्राप्त करें। यदि आप रुचि रखते हैं, तो जल्दी करें और इसमें शामिल हो जाएं। अपनी किस्मत आजमाना अच्छा है, क्योंकि इसमें केवल कुछ सेकंड ही लगते हैं। इसके अलावा आज 5वां अपडेट है, इसलिए हमें वास्तव में धीमे अपडेट के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इसमें कम से कम कई घंटे लगेंगे या 10 घंटे से भी अधिक समय लगेगा, लेकिन हम सभी को एक दूसरे को समझना चाहिए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। अगर मैं कहूं कि दिन में 10 या 20 बार भी, तो भी लोग कहेंगे कि अपडेट धीमा है। सभी को अपडेट पढ़ने में केवल कुछ मिनट लगेंगे, लेकिन इसमें कम से कम कई घंटे या 10 घंटे से भी अधिक समय लग सकता है। 993 जीतें। थोड़ी देर बाद स्टेज 6 के बाहर मध्यम आयु वर्ग के रेफरी की मधुर आवाज, जो धातुओं के टकराने जैसी लग रही थी, फैंग मिन की घाटी के बाहर से गूंज उठी। इसके तुरंत बाद कई मार्शल योद्धा, जो लू लेरू की अचानक जीत से अचंभित थे, ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी सपने से जागे हों। उनकी भौहों के बीच घने और धुंधले आश्चर्य के भाव प्रकट हो रहे थे। इतनी तेजी। बाईं ओर विश्राम क्षेत्र के किनारे पर गुयंग ने कई बार पलकें झपकाईं। 4 सांसें, 5 सांसें भी नहीं, तुम दोनों ने बहुत सही अनुमान लगाया है। कोट। भले ही वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि हालांकि तांगसी की ताकत उसकी तुलना में कमजोर थी, लेकिन सब कुछ देख पाने की उसकी क्षमता उससे अधिक मजबूत थी। तांगसी ने सटीक अनुमान लगाया कि लू लेरू जल्दी जीत सकता है, यह आश्चर्य की बात नहीं थी। गुयंग को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि तांग हुआन भी बता सकता था कि यह बदमाश सही था, या इस पहलू में उसकी क्षमता उससे अधिक मजबूत थी। गुयंग ने अपनी आंखें घुमाई, फिर अचानक निकटतम मार्शल ग्राउंड की ओर इशारा किया और हंसा। तांग हुआन, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा? नंबर 1 क्षेत्र में लड़ रहे दोनों पक्षों में से एक 40 वर्ष का पीले कपड़े पहने व्यक्ति था, जबकि दूसरा 50 या 60 वर्ष का पतला बूढ़ा व्यक्ति था। दोनों पक्षों को युद्ध का भरपूर अनुभव था।
वे न केवल हमलों के अनुभवी थे बल्कि सतर्क भी थे। दोनों के बीच बराबरी का मुकाबला देखने को मिला। तांग हुआन ने थोड़ी देर तक देखा, फिर हंसा। अगर मैं कहूं कि पीले कपड़े पहनने वाला बहुत जल्दी जीत सकता है, तो क्या तुम सोचोगे कि मैं बकवास कर रहा हूं? असंभव है ना? गु यंग की आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने स्टेज नंबर 1 में मौजूद दो लोगों को ध्यान से देखा और संदेह से कहा, उन दोनों में हार के कोई लक्षण नहीं दिखे। आपको क्यों लगता है कि बूढ़ा आदमी हार जाएगा? ऐसा महसूस करने वाले केवल वे ही नहीं थे। गुफी और यहां तक कि तांग सी भी मदद नहीं कर सके, लेकिन वे भी उलझन और आश्चर्य की अभिव्यक्ति प्रकट कर सके। थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा, तांग हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो फिर मैं तलाश जारी रखूंगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, गु यंग स्तब्ध रह गया। इतने कम समय में ही नंबर 1 मार्शल स्टेज की स्थिति में जबरदस्त बदलाव आ गया। अधेड़ उम्र के आदमी के हाथ में काली तलवार अचानक दो टुकड़ों में बंट गई। एक हाथ से तलवार चलाने की जगह दो हाथ से तलवार चलाने की आदत बदल गई और साथ ही उसकी तलवार चलाने की तकनीक भी काफी बदल गई। दो काली तलवारों वाली छायाएं आगे बढ़ी और बूढ़े आदमी को कदम दर कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एक क्षण में वे लाल रेखा के पास पहुंच गए। ची! पलक झपकते ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा घुमाई गई दो तलवारें एक में विलीन हो गई और बूढ़े व्यक्ति की तलवार पर भयंकर प्रहार हुआ। अगले ही पल बूढ़ा आदमी कुछ मीटर पीछे उड़ गया। इससे पहले कि वह अपने शरीर को स्थिर कर पाता, वह कुछ कदम पीछे हट गया। हालांकि वह पहले ही लाल रेखा से बाहर आ चुका था। नंबर 96 जीतता है। बुजुर्ग रेफरी ने तुरंत परिणाम की घोषणा की। तांग हुआन, तुम सही हो। ये देखकर गूफी मुस्कुराए, उसकी काली आंखें आश्चर्य से भरी थीं। तांग सी ने अपनी नजर हटा ली, तांग हुआन को देखा और अंतहीन प्रशंसा के साथ कहा, तस्क तस्क, तांग हुआन, तुम्हारा निर्णय बहुत सटीक है। फिर से, तांग हुआन, अखाड़ा नंबर 4। गु यंग को होश तो आ गया लेकिन वह अभी भी थोड़ा असमंजस में था। एरिना 4, भले ही उस आदमी का पलड़ा भारी है, लेकिन अगर वह जीतना चाहता है तो उसे कम से कम 15 मिनट का समय चाहिए होगा। अगर वह जीत भी जाता है, तो ये संभवतः एक दयनीय जीत होगी, इसलिए मार्शल प्रतियोगिता के तीसरे दौर में भाग लेने वाले लोगों की संख्या अभी भी अज्ञात है। तांग हुआन थोड़ा मुस्कुराया और धीरे से कहा, आधा पौना घंटा। अच्छा, एरिना नंबर 7 में कौन जीतेगा और कौन हारेगा? कोट, वहां लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाएगी। जिस व्यक्ति ने कर्मचारियों का उपयोग किया है, उसे जीतने में सक्षम होना चाहिए। एरिना 11 के बारे में क्या? कोट। 32 अखाड़ों में लड़ाइयां समाप्त होती रहीं और नई लड़ाइयां शुरू होती रहीं। लगभग आधे घंटे के बाद चौथे अखाड़े में एक पुरुष और महिला के बीच भीषण लड़ाई अंततः समाप्त हो गई। जैसी कि उम्मीद थी, वह व्यक्ति बुरी तरह से जीत गया था, लेकिन जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, वह मैदान में बेहोश हो गया। इसके विपरीत, युवती की चोटें हल्की थीं, इसलिए वह कम से कम लाल रेखा के बाहर खड़ी हो सकती थी। तांग हुआन, मैं अंततः आपकी प्रशंसा करता हूं, गु यंग ने असहाय होकर कहा। युद्ध के परिणाम के बारे में तांग हुआन का निर्णय बिल्कुल भी गलत नहीं था। बात बस इतनी थी कि उस समय के बारे में उनका निर्णय दो मौकों पर थोड़ा भटक गया था। दोनों पक्ष भीषण युद्ध में लगे हुए थे और प्रत्येक पक्ष के पास अपना अपना तुरुप का पत्ता था। स्थिति काफी बदल चुकी थी, इसलिए ऐसी विसंगति होना पूरी तरह से सामान्य बात थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह सिर्फ समय की गलती थी, भले ही वे दो मैच पूरी तरह से गलत थे। तांग हुआन की सटीकता अभी भी आश्चर्यजनक रूप से उच्च थी। इससे यह देखा जा सकता है कि तांग हुआन के अवलोकन कौशल बेहद मजबूत थे। अब गु यंग पूरी तरह से आश्वस्त हो गई थी। तांग हुआन हंसा। उनकी 9 आध्यात्मिक मेरिडियन मूल रूप से सामान्य चरण 5 मार्शल मास्टर से बहुत अधिक थीं, और 9 यांग दिव्य भट्टी के सक्रियण के तहत उनके शरीर में असली क्यूई अपनी सीमाओं तक प्रसारित हुई। उनकी इंद्रियां भी बहुत बढ़ गईं, और वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी तुलना एक सामान्य चरण 5 मार्शल मास्टर कर सके। भले ही वह 5वें चरण का शीर्ष विशेषज्ञ था, इस पहलू में वह तांग हुआन की तुलना नहीं कर सकता था। 12 लड़ाइयों को ध्यानपूर्वक देखने के कारण यह स्वयं तांग हुआन के लिए बहुत मददगार साबित हुआ था। 5वें चरण के उन मार्शल मास्टरों की, चाहे वे किसी भी लिंग या आयु के हों, तथा चाहे दूसरे राउंड में उनकी जीत या हार कुछ भी रही हो, सभी की अपनी अपनी ताकत और अनूठी विशेषताएं थीं। यहां तक कि स्टेज 5 के सबसे कमजोर मार्शल मास्टर को भी प्रेरणा मिल सकती थी और वे युद्ध में ऐसी चमत्कारी रणनीति का इस्तेमाल कर सकते थे। प्रशिक्षण, लड़ाई, मुकाबलों और दूसरों के बीच लड़ाई और मुकाबलों को देखने के अलावा अपनी ताकत बढ़ाने का प्रभाव बुरा नहीं था। आपकी साधना का आधार जितना ऊंचा होगा, यह उतना ही अधिक होगा। कम से कम, तांग हुआन ने सुना था कि 8वें चरण का एक मार्शल लॉर्ड था जो लंबे समय तक टूटने में असमर्थ था। हालांकि 2 स्टेज 9 मार्शल सेंट्स पार देखने के बाद वह अचानक प्रबुद्ध हो गया, और फिर बहुत ही कम समय में उसने अपनी अड़चन को तोड़ दिया और स्टेज 9 मार्शल सेंट क्षेत्र में कदम रखा, एक शीर्ष रैंकर बन गया जो दुनिया के शीर्ष पर खड़ा हो सकता था। तांग हुआन के लिए, जो अभी अभी स्टेज 5 का मार्शल मास्टर बना था, इस तरह की विधि स्पष्ट रूप से उसके लिए सफलता की तलाश जारी रखने के लिए उपयुक्त नहीं थी। हालांकि वह अपने युद्ध कौशल को निखारने और अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने में सक्षम था।
यह एक दुर्लभ अवसर था और तांग हुआन एक स्पंज की तरह था जो लगातार उन सभी प्रकार की चीजों को अवशोषित कर रहा था जो उसके लिए फायदेमंद थीं। नंबर 369। एक आवाज अचानक उसके कानों में आई जिससे तांग हुआन काफी देर तक स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि उसकी नंबर प्लेट को एक मार्शल योद्धा ने टक्कर मार दी थी, वह तुरंत कूद गया। पलक झपकते ही उसने देखा कि लकड़ी की झोपड़ी के सामने एक युवक उसे घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। तांग हुआन, सावधान रहो, उस व्यक्ति का नाम तांग यू लगता है। मैंने उसे तांग लॉन के साथ कई बार देखा है। उसे फ्यूरियस वेव सिटी का शिष्य होना चाहिए। तांग सी ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। पहला राउंड शुरू होने से पहले जिस व्यक्ति ने तांग हुआन को चित्रित किया था वह उसके साथ था और उसने उसकी ओर एक उत्तेजक कदम भी उठाया था। तांग यू, तुम्हारी शिकायतें बहुत ही संकीर्ण हैं। तांग हुआन ने अपनी आंखें मूंद ली और हंसा, फिर मुड़कर खाली लड़ाई के मैदान नंबर 7 की ओर बढ़ गया। कुछ ही क्षण बाद अखाड़े में दो आकृतियां एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। तांग हुआन, तुम सच में छिपना जानते हो। तुम वास्तव में इस फैंग मिंग पर्वत पर आए थे और तुम अब तक जीवित भी रहे। तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है। तांग यू नाम का युवक तांग हुआन को ऐसे देख रहा था जैसे बिल्ली चूहे को देख रही हो। उसने खेल खेल में उसका आंकलन किया और उसकी आंखों में हत्या की मंशा बिना किसी छुपे प्रकट हो गई। हालांकि मेरे सामने आकर तुम्हारी किस्मत खत्म होने वाली है आज मई। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, तांग यू उस बत्तख की तरह हो गई जिसकी गर्दन पकड़ ली गई हो। उसकी आवाज अचानक बंद हो गई और अनायास ही उसके चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध के भाव उभर आए। ची! लगभग उसी समय उस क्षेत्र में हवा के माध्यम से तेज आवाजें फूटने लगीं। एक लाल रोशनी अंतरिक्ष को चीरती हुई बिजली की गति से उस क्षेत्र की ओर बढ़ी। ये तांग हुआन का लाल ज्वाला भाला था। तांग हुआन के दांतियान के भीतर भट्टी और आध्यात्मिक चक्र के दो चरण तेजी से घूम गए और जोरदार असली क्यूई सच्ची आग की शक्ति के साथ दहाड़ते हुए भाले में घुस गई। एक क्षण में न केवल भाले से बड़ी मात्रा में लाल प्रकाश निकला बल्कि भाले के शरीर से, विशेषकर उसकी नोक से, अतुलनीय रूप से प्रचंड ऊष्मा फैल गई। तांग हुआन, क्या तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी मौत इतनी जल्दी नहीं होगी? चूंकि यही बात है, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तांग यू की आंखें भयंकर और ठंडी थीं। उसने अपने दांत पीसकर दहाड़ लगाई, फिर अपने हाथ में पकड़ी सफेद छड़ को अग्निलाल लंबे भाले की ओर पटक दिया। छड़ के शरीर पर शानदार रोशनी और जीवंत रंग बह रहे थे। जहां भी वह लंबी छड़ गुजरती, ऐसा लगता मानो आकाश लहरों से भर गया हो और सीटी की आवाज एक आश्चर्यजनक गति के साथ ज्वार की तरह थी। बम! पलक झपकते ही भाला और छड़ आपस में टकरा गए। टक्कर की गगनभेदी ध्वनि के बीच असाधारण रूप से क्रूर शक्ति की ज्वार की लहर की तरह सभी दिशाओं में फैल गई, मानो उसने पतली हवा से एक छोटा तूफान पैदा कर दिया हो। तांग हुआन, तुम निश्चित रूप से मर चुके हो। तांग यू भयावह ढंग से हंसी, उसकी आंखें तिरस्कार से भर गईं। उन्होंने तांग हुआन की लड़ाई के पहले दौर को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने इसका परिणाम देखा था। तांग हुआन की पहचान उजागर होने के बाद उसने कुछ मार्शल योद्धाओं से भी पूछा जो उस लड़ाई पर ध्यान दे रहे थे। वे तांग हुआन के तरीकों की प्रशंसा करते प्रतीत हुए, लेकिन तांग यू आश्वस्त नहीं थी। अन्य लोग तांग हुआन को नहीं समझ सकते थे, लेकिन वह शिष्य इसे कैसे नहीं समझ सकते थे। यद्यपि उसने अपना अधिकांश समय तांग लॉन के साथ बिताया था, फिर भी वह फ्यूरियस वेव सिटी की स्थिति से अपरिचित नहीं था। तांग हुआन, जो कुछ समय पहले तक एक साधारण व्यक्ति था, भले ही उसे कुछ भाग्यशाली मुठभेड़ें प्राप्त हुई और वह थोड़े समय में स्टेज 5 मार्शल मास्टर बन गया, उसकी नींव निश्चित रूप से कमजोर होगी। दो प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए वह संभवतः केवल आक्रामक रुख ही अपना सकेगा। इस तरह की पद्धति हमेशा प्रभावी नहीं हो सकती, न ही ये हर किसी पर काम करती है। हालांकि तांग हुआन आखिरकार एक हथियार परिशोधक था जो सच्ची आग के साथ जुड़ गया था। दूसरे राउंड के लिए तांग हुआन को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में चुनने के बाद, हालांकि उसने नहीं सोचा था कि राउंड के अंत में कुछ भी अप्रत्याशित होगा, फिर भी वह अंदर से सतर्क था। ये कहना होगा कि तांग हुआन वास्तव में चतुर था। उसने बोलते समय हमला करने का मौका ले लिया था और उसकी सच्ची आग बेहद शक्तिशाली थी। बहुत बुरा, एक तेजी से बढ़ते चरण 5 मार्शल मास्टर एक तेजी से बढ़ते चरण 5 मार्शल मास्टर थे। छड़ के एक झटके से ही तांग हुआन का हथियार तेजी से डूबने लगा। अगले ही क्षण उसका हथियार जमीन पर गिर गया। बिना हथियार वाला प्रतिद्वंद्वी चॉपिंग बोर्ड पर पड़ी मछली के समान था। क्या वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसे काट सकता था? जब उसने सोचा कि यह दुष्ट, जिससे पूरा तांग परिवार नफरत करता था, उसके हाथों मरने वाला था, तो वह इतना उत्साहित हो गया कि उसका चेहरा लाल हो गया। एक क्षण बाद तांग यू के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह अप्रत्याशित आश्चर्य ने ले ली। उसकी सफेद छड़ ने तांग हुआन के भाले को कुछ देर तक दबाया, इससे पहले कि भाले का घुमावदार शरीर उछलने लगे। लगभग उसी समय भाले से एक अत्याचारी शक्ति फूट पड़ी। आहे है! घटनाओं के इस अचानक मोड़ से तांग यू घबराकर चिल्लाने लगी। उसके हाथ में पकड़ी सफेद छड़ तुरंत ही आसमान में ऊंची उड़ान भर गई। उसी क्षण जब वह कई कदम पीछे हटा तो उसकी हथेली में दर्द का झटका महसूस हुआ। छड़ी लगभग उसके हाथ से फिसल गई थी। अंत में, भले ही वह मुश्किल से इसे नियंत्रित करने में कामयाब रही, तांग यू की अभिव्यक्ति बेहद भद्दी हो गई।
हथियार बाहर निकलने के बाद उसने द्वार खोल दिए। स्टेज 5 के मार्शल मास्टर के रूप में वह ये कैसे नहीं समझ सकता था कि उसकी वर्तमान स्थिति कितनी खतरनाक थी। अभी वह केवल यह आशा कर सकता था कि तांग हुआन की प्रतिक्रिया धीमी होगी। हालांकि उनकी उम्मीदें जल्द ही टूट गईं। उसकी दृष्टि की रेखा के भीतर आग के धब्बों की तरह लाल भाले जैसी छायाओं का एक घेरा लगातार फैल रहा था। एक क्षण में ऐसा लगा जैसे वे आग के गोले में परिवर्तित हो गए हों और एक भयानक गर्मी बाहर निकल रही थी जो उसके पूरे शरीर को जलाकर राख कर देना चाहती थी। हालांकि जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया वह गर्मी नहीं थी जो उसने महसूस की थी, बल्कि तांग हुआन द्वारा प्रदर्शित भाले की भयावह शक्ति थी। उसी क्षण तांग यू को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई, क्योंकि उसके शरीर के सभी 36,000 बाल खड़े हो गए थे। ये भाला कला क्या थी? तांग यू का चेहरा पीला पड़ गया था। वह स्पष्ट रूप से मौत की गंध सूंघ सकता था और कुछ कदम पीछे हटते हुए पूरी ताकत से चिल्लाया, तांग हुआन, क्या तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? रुकना। लगभग उसी समय मार्शल अखाड़े के बाहर से एक विस्फोटक चिल्लाहट सुनाई दी। हालांकि जैसे ही उन दोनों की बातचीत समाप्त हुई, तांग यू पहले ही उग्र लपटों की चपेट में आ चुकी थी। वह पीछे गिर पड़ी, उसका शरीर जमीन पर जम गया। जिस क्षण लपटें समाप्त हुई, तांग हुआन का लाल ज्वाला भाला पहले ही तांग यू की छाती में घुस चुका था। भीड़ में से कई मार्शल योद्धाओं ने यह दृश्य देखा और ठंडी हवा में सांस ली। उसने केवल 2 गोलियां चलाईं और वह जीत गया। अंतिम चाल किसी प्रकार की भाला तकनीक होनी चाहिए, है ना? ये सचमुच एक ही बार में मार गिराने वाली घटना थी। हालांकि क्या मार्शल क्षेत्र में जानबूझकर लोगों को मारना वास्तव में ठीक है? कोट। अविश्वसनीय, ताकतवर। क्या वह सचमुच कुछ महीने पहले ही मार्शल शिष्य बना था? कोट कोट। सभी लोग घबराकर चिल्ला उठे। कलाकृतियां प्रशिक्षण प्रतियोगिता के प्रमुख के रूप में तांग हुआन की पहचान और उनकी प्रसिद्ध प्रतिभा ने कई मार्शल योद्धाओं का ध्यान आकर्षित किया जब उनका चयन किया गया। शुरू में सभी ने यही सोचा था कि अगर इस लड़ाई का नतीजा तय भी हो जाए तो ये कम समय में संभव नहीं होगा। तांग हुआन ने जो ताकत दिखाई थी वह वास्तव में शक्तिशाली थी, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से कमजोर नहीं था। ये पहले से ही अच्छा था कि तांग हुआन पराजित नहीं हुआ। लेकिन अप्रत्याशित रूप से पलक झपकते ही मार्शल अखाड़े पर लड़ाई समाप्त हो गई, और वह भी तांग हुआन ने अपने प्रतिद्वंद्वी को इतनी तेजी से मार डाला कि कोई भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था कि तांग हुआन न केवल टूल मेथड में प्रतिभाशाली था, बल्कि मार्शल डाओ में भी प्रतिभाशाली था। उनकी शक्ति निश्चित रूप से 5वें चरण के शिखर पर मौजूद विशेषज्ञों से कम नहीं थी। क्या तुम सचमुच मुझे मारने की हिम्मत रखते हो? अखाड़े में तांग यू सीधे तांग हुआन को देख रही थी। उसकी आंखें दर्द, निराशा और अविश्वास से भरी हुई थीं। बेवकूफ, तुम बहुत बकवास करते हो। तांग हुआन की आंखों में उपहास की झलक दिखाई दी, और भाला खींचते ही तांग यू पीछे गिर गई। जमीन पर उतरते समय उसने कोई आवाज नहीं की, उसकी आंखें खुली हुई थीं, और वह दुख के साथ मर गई। तांग हुआन, तुम बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस मार्शल प्रतियोगिता में सार्वजनिक रूप से हत्या करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 7वें अखाड़े के बाहर अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। तांग हुआन ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया, और तांग लॉन्ग का आकार तुरंत उसके सामने प्रकट हुआ। इस समय तांग लॉन्ग पहले से ही लाल रेखा के बाहर खड़ा था। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था, निगाहें उदास थीं और आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। तांग हुआन की ताकत ने वास्तव में उसे उसकी उम्मीदों से परे आश्चर्यचकित कर दिया था, लेकिन उसने अपने दिल की गहराई में सदमे को जल्दी से निगल लिया। तांग यू तांग परिवार की एक शाखा का शिष्य मात्र था। जब से वह स्वर्गीय फोजिंग सिटी के लिए रवाना हुआ था, वह हमेशा उसके साथ रही थी। तब से अब तक 10 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। लेकिन अब तांग हुआन ने वास्तव में उसे मार डाला। हालांकि तांग यू के साथ उसका कोई गहरा रिश्ता नहीं था, फिर भी वह उसकी अनुयायी थी। भीड़ की निगाहों के सामने तांग हुआन ने उसकी चीख को नजरअंदाज कर दिया और फिर भी उसे मार डाला। यदि गु यंग ने तांग यू को मारा होता या किसी और ने, तो वह इतना क्रोधित नहीं होता जितना कि अब है। लेकिन जिस व्यक्ति ने तांग यू को मारा वह तांग परिवार का परित्यक्त पुत्र तांग हुआन था, जो उसका भाई था। इस समय उसे महसूस हुआ कि जब उसके आसपास के अनगिनत लोग उसकी ओर देख रहे थे, तो उनकी आंखों के भाव अत्यंत विचित्र हो गए थे। इससे उसे और भी अधिक अपमानित महसूस हुआ। तांग लांग, क्या तुम एक बेवकूफ सुअर हो? तांग हुआन ने अपनी आंखें मूंद ली और उसके होठों पर उपहासपूर्ण मुस्कान आ गई। क्या? ये सुनकर तांग लॉन्ग दंग रह गया। जब से वह छोटा था, किसी ने उसे इस तरह से नहीं डांटा था। यदि आप मूर्ख सुअर नहीं हैं, तो फिर आप फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग के नियमों को क्यों नहीं जानते? तांग हुआन ने उसे उपहास में देखा। इस प्रतियोगिता के मैदान में मैंने एक मूर्ख को मार डाला जिसने मुझे मारने की कसम खाई थी। क्या मुझे अभी भी स्टार ओशन कॉमर्स की अनुमति मांगने की जरूरत है? तांग लॉन्ग को आखिरकार होश आ गया। वह गुस्से में था। उसका चेहरा हरे से लाल हो गया, फिर लाल से सफेद हो गया। उसने ड्रैगन की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली, लाल रेखा के बाहर खड़े 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों की ओर देखा और उदास चेहरे के साथ चिल्लाया, तुम दोनों इस मामले के बारे में क्या सोचते हो? इस लड़ाई में नंबर 369 जीतेगा।
दोनों अधेड़ उम्र के पुरुषों ने एक दूसरे की ओर देखा और थोड़ी देर बाद एक निर्णायक ने ऊंची आवाज में परिणाम की घोषणा की। अच्छा, ठीक है। ये सुनकर तांग लोंग ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसकी विषैली आंखें दोनों जजों को पार करती हुई तांग हुआन पर टिक गईं और चिल्लाया, बदमाश, तुम प्रतियोगिता के मैदान में रहो, मैं तुम पर हमला नहीं करने वाला हूं, लेकिन अगर तुम प्रतियोगिता के मैदान से बाहर जाने वाले हो तो अपनी जान सौंप दो। ओह! तांग हुआन ठहाके लगाकर हंसा और लगभग उसी समय जब तांग लोंग ने बोलना समाप्त किया, उसने क्रिम्सन फ्लेम स्पीयर को अपने कंधे पर रखा और तेजी से तांग लोंग की ओर चल दिया। बहुत अच्छा, अंततः तुम में कुछ हिम्मत आ गई। तांग लोंग की आंखें ठंडी और कठोर थीं, उसकी आंखों में उमड़ता हत्या का इरादा एक ब्लेड की तरह तेज चीज में बदल गया था, मानो वह तांग हुआन को टुकड़ों में फाड़ सकता था जो उसकी ओर बढ़ रहा था। ये दृश्य देखकर गूफी, जो बाईं ओर थी, एक स्प्रिंग की तरह उछल पड़ी और उसका सुंदर चेहरा तुरंत चिंता से भर गया। भाई, चलो बैठो मत, चलो जल्दी करो और मदद करो। तांग लोंग पहले से ही 5वें चरण के शिखर पर एक मार्शल मास्टर है, तांग हुआन निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। जल्दी क्या है, वे लड़ नहीं सकते। गू यंग ने तुरंत गूफी को पीछे खींच लिया। छोटी बच्ची, इतनी जल्दी मत करो, इस बार तुम्हारा भाई सही है। तांग सी भी हंसा। कोट। गूफी ने गू यंग और तांग सी को देखा जो घबराए नहीं थे, और फिर डोजो के केंद्र में काले रंग की आकृति को देखा जो लाल रेखा के करीब पहुंच रही थी। यह नहीं हो सकता, हम अभी शुरू करें। पास में ही गोंग जुआंग ने अपने चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ अपनी गर्दन को आगे बढ़ाते हुए खुद से कुछ कहा। एक पुरुष की हानि, तांग लोंग ने अपना सिर खो दिया। क्या आपने भी अपना सिर खो दिया? मो शांग अपनी हंसी रोक नहीं सका। आपका क्या मतलब है? युवराज दंग रह गए। फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग के अंत से पहले स्टार ओशन कॉमर्स उन लोगों को कभी भी फीनिक्स स्पिरिट वैली के बाहर लड़ने की अनुमति नहीं देता था जो मार्शल प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते थे। मेंग जिक्सुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ऐसा है? अफसोस की बात है, जब उसने सुना कि वहां कोई जीवंतता नहीं है तो वह तुरंत निराश हो गया। कोट। तांग हुआन, तांग लांग। दाईं ओर के विश्राम क्षेत्र में लू हुआ रुई की नजर पास आ रहे तांग लोंग और तांग हुआन पर पड़ी। उसकी काली आंखों में एक मुस्कान चमक उठी और उसका नाजुक और छोटा चेहरा एक ऐसे भाव से भरा हुआ था जो दुनिया के अराजकता में बदल जाने से डरता था। फ्यूरियस वेव सिटी का प्रत्यक्ष बेटा और तांग तियानरेंग का परित्यक्त बेटा लड़ने वाला है। क्या ये भाइयों द्वारा एक दूसरे को मारने का शो है? बाईं ओर के विश्राम क्षेत्र में लाल वस्त्र पहने महिला के चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी निगाहें इधर उधर घूम रही थीं। तांग हुआन और तांग लोंग को देखने के बाद उसकी दोनों आंखें लेई मिंग और लकड़ी की झोपड़ी में बैंगनी कपड़े वाली महिला पर टिक गईं और अफसोस भरे लहजे में कहा, दुर्भाग्य से यह अच्छा शो खत्म होने वाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय लाल कपड़े वाली महिला ने बोलना समाप्त किया, उसी समय तांग हुआन लाल रेखा पार कर एरिना 7 के आसपास से बाहर चली गई। दुष्ट, मुझे अपनी जान दे दो। तांग लोंग लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहा था। उसके सीने में क्रोध उसकी तर्कसंगतता को नष्ट करता रहा। जिस क्षण तांग हुआन युद्ध भूमि से बाहर चला गया, वह अब खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखों से क्रोध भरी घुरघुराहट निकली। उसके हाथ में पकड़ी लंबी छड़ी से एक चमकदार नीली रोशनी निकली जो तांग हुआन की ओर बढ़ी। उस क्षण ऐसा लगा मानो शांत समुद्री सतह पर तूफान आ गया हो और जैद की विशाल लहरें उठ खड़ी हुई हों। एक विस्फोटक भयावह आभा फूट पड़ी जो तांग हुआन को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहती थी। तांग लोंग अब जो तकनीक इस्तेमाल कर रहा था वह तांग यू द्वारा पहले इस्तेमाल की गई स्टाफ तकनीक के समान थी, लेकिन शक्ति में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। तांग लोंग को कार्रवाई करते देख उसके बहुत करीब खड़े कुछ मार्शल योद्धाओं को भी डर का एहसास हुआ, मानो जैद हरे रंग की लहर का दबाव तांग हुआन पर नहीं बल्कि उन पर था। लेकिन अजीब बात यह है कि तांग हुआन, जो इस प्रभाव का खामियाजा भुगत रहा था, उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ। न केवल उसके कदम धीमे नहीं हुए, बल्कि यहाँ तक कि लाल ज्वाला भाला अभी भी उसके कंधों पर टिका हुआ था। वह क्या कर रहा है? क्या वह बहुत अहंकारी नहीं हो गया है? भले ही स्टार ओशन कॉमर्स को यकीन हो कि वह चुपचाप बैठकर कुछ नहीं करेगा, फिर भी उसे तांग लोंग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, है ना? कोट। तांग लोंग वास्तव में शक्तिशाली है। क्या ये बच्चा इतना डर गया होगा? क्या वह निडर है या कुछ और? कोट। ये दृश्य देखकर सभी मार्शल योद्धा हैरान रह गए, यहाँ तक कि जिन लोगों ने अनुमान लगाया था कि स्टार ओशन कॉमर्स हस्तक्षेप करेगा, वे भी तांग हुआन के शांत व्यवहार से हैरान थे। तांग लोंग जैसे विशेषज्ञ का सामना करते हुए तांग हुआन बहुत लापरवाह हो गया था। ऐसी स्थिति में यदि वह अपनी सारी आशा किसी और पर लगाए तो जरा सी भी गलती दुखद अंत का कारण बनेगी। हालांकि तांग लोंग ने इतना नहीं सोचा था। उसकी नज़र केवल तांग हुआन पर थी। उसके हाथ में छड़ी ज्वार की तरह चल रही थी और तांग हुआन की अजीब हरकतों के कारण उसकी गति थोड़ी भी धीमी नहीं हुई। रुकना। लेकिन ठीक उसी क्षण अचानक एक जोरदार गर्जना हुई और एक पंखे के आकार का बड़ा हाथ अचानक तांग हुआन के पीछे से बढ़ा और उस चमकदार नीली रोशनी में प्रवेश कर गया। पलक झपकते ही उबलती नीली लहर और राक्षसी लहर की भयावह शक्ति गायब हो गई, जबकि तांग लोंग की लंबी छड़ी एक हाथ से मजबूती से पकड़ी हुई हवा में रह गई।
ताड़ के पेड़ का मालिक सफेद लबादा पहने हुए था, वह लंबा और मजबूत था और उसका चेहरा सांवला था। वह स्टार ओशन कॉमर्स का महाप्रबंधक लेई मिंग था। लेई मिंग, तुम मुझे रोकना चाहते हो? तांग लॉन्ग गुस्से में था, उसने अपने दांतों के बीच से शब्द लगभग निचोड़ लिए, उसकी आवाज़ बेहद ठंडी थी। मुझे परवाह नहीं है कि फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग समाप्त होने के बाद आप किसे मारना चाहते हैं, लेकिन फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग समाप्त होने से पहले किसी को भी यहाँ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है। लेई मिंग ने गहरी आवाज़ में चिल्लाया। उसका सांवला चेहरा लाल होकर गहरा लाल हो गया तथा तलवार पकड़े हुए उसके दाहिने हाथ के पीछे की नसें भी उभर आईं। भले ही वह छठे चरण के शिखर का मार्शल मास्टर था, लेकिन उसके लिए तांग लॉन्ग के हथियार को अपने नंगे हाथों से पकड़ना आसान नहीं होगा, जबकि तांग लॉन्ग एक हिंसक हमला कर रहा था। इससे ये भी पता चलता है कि तांग लॉन्ग कितना शक्तिशाली था। तांग लॉन्ग की नज़र उन पर पड़ी और उसने पाया कि उसके पास ही 10 से अधिक आकृतियां थीं और उसकी अभिव्यक्ति उदास हो गई। थोड़ी देर के बाद तांग लॉन्ग ने अपने दिल में गुस्से को दबा लिया और अपने दांतों को जोर से पीसते हुए कहा, ठीक है, स्टार ओशन कॉमर्स के खाते में, मैं इसके बारे में परेशान नहीं होऊंगा। बस जैसे ही उसने ये कहा, तांग लॉन्ग के हाथ कांपने लगे और लंबी छड़ अजीब तरह से लहरों की तरह कई बार मुड़ गई। लेई मिंग अब इसे नियंत्रित नहीं कर सका और रॉड की नोक को तुरंत तांग लॉन्ग ने बाहर खींच लिया, जिससे उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसकी आंखों में गंभीरता का एक अतिरिक्त भाव दिखाई दिया। तांग लॉन्ग की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। दुष्ट, अपने आप को भाग्यशाली समझो, मैं तुम्हें कुछ और दिनों तक जीने दूंगा। उसकी विषैली निगाहें तांग हुआन पर पड़ी जो उसके सामने खड़ा था। तांग लॉन्ग ने ठंडी सांस ली, अपनी छड़ी को म्यान में रखा और मैदान में कदम रखा। एक बेवकूफ सुअर है। तांग हुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उपहास किया। तांग लॉन्ग ने अपने कदम रोक दिए, अचानक मुड़ा और सीधे तांग हुआन को देखने लगा। उसका चेहरा इतना उदास था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से पानी निचोड़ दिया गया हो और उसकी आंखें भयानक रूप से ठंडी थीं। इस समय उसके हाथ में लंबी छड़ थोड़ी सी कांपने लगी और लंबी छड़ को पकड़ने वाली उंगलियां सफेद हो गई थीं। ये देखा जा सकता था कि वह दिल की गहराइयों में कितना क्रोधित था। लेकिन अंत में तांग लॉन्ग ने इसे बाहर नहीं आने दिया। एक क्षण बाद वह तांग यू के शरीर को उठाकर चेहरे पर जानलेवा भाव लिए प्रतियोगिता के मैदान से बाहर चला गया। मुझे पता था कि वे लड़ने में सक्षम नहीं होंगे, और यदि तांग लॉन्ग ने नेतृत्व किया तो क्या मार्शल प्रतियोगिता में अराजकता नहीं होगी? आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैंने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया है। हालांकि तांग हुआन वास्तव में साहसी है। जब तांग लॉन्ग हमला कर रहा था तो उसने वास्तव में न तो चकमा दिया और न ही जवाबी हमला किया। क्या उसे डर नहीं है कि मैनेजर लेई मिंग उसे बहुत देर से रोकेंगे? और वह वास्तव में तांग लॉन्ग के डंडे से आधा मर गया। कोट, वह तांग लॉन्ग आदमी वास्तव में बदकिस्मत है। तांग हुआन द्वारा इस हद तक डांटे जाने के बाद भी वह कोई कदम नहीं उठा सकता है। वह इसके लायक है। आखिरकार तांग हुआन उसका खून का छोटा भाई है और वह वास्तव में उसे मौत की सजा देना चाहता है। कितना निर्दयी कमीना है ये। कोट। भीड़ या तो भारी बोझ से मुक्ति पाकर भावुक होकर आहें भर रही थी या फिर उसका मजाक उड़ा रही थी। उन सभी के चेहरों पर अलग अलग भाव थे। एरिना नंबर 7 के बाहर लेई मिंग ने भी हल्की आह भरी। उसने तांग हुआन की ओर देखते हुए एक कड़वी मुस्कान दी और फिर बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया। तांग हुआन हल्का सा मुस्कुराया और धीरे धीरे बाईं ओर के विश्राम क्षेत्र में लौट आया। मार्शल प्रतियोगिता के दूसरे दौर में उसने तांग यू को बिजली जैसी गति से मार डाला था। हालांकि ऐसा इसलिए था क्योंकि तांग यू उसे मारना चाहता था, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण कारण यह था कि तांग हुआन तांग लॉन्ग की शक्ति को कम करना चाहता था। उसकी पहचान उजागर होने के बाद उसके और तांग लॉन्ग के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। यदि वे मार्शल प्रतियोगिता में मिले तो निश्चित रूप से एक भयंकर युद्ध होगा। यदि वे मार्शल प्रतियोगिता में नहीं मिलते तो एक बार यह समाप्त हो जाने पर तांग लॉन्ग निश्चित रूप से उसे मारना चाहेगा। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए जब वह तांग परिवार के सामने आया तो स्वाभाविक रूप से उसे पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि उचित अवसर मिले तो वह तांग लॉन्ग को फेंग मिन के पहाड़ पर छोड़ देने में कोई आपत्ति नहीं करेगा। जहां तक तांग परिवार से बदला लेने की बात है, क्या उसे अभी भी इसकी परवाह करने की जरूरत है? तांग हुआन जल्दी से गु यंग और अन्य लोगों के पास बैठ गया। कुछ ही देर बाद नंबर 7 अखाड़े में एक नई लड़ाई शुरू हो गई। असंख्य मार्शल योद्धाओं का ध्यान भी तांग हुआन से हटकर विभिन्न युद्ध मैदानों की ओर चला गया। तांग हुआन कोई अपवाद नहीं था। प्रतियोगिता का दूसरा दौर पहले ही समाप्त हो चुका था और अब देखने का समय था। तांग हुआन ने अपना दिल शांत किया और ध्यान केंद्रित किया। उसकी निगाह लगातार प्रतियोगिता के मैदान के चारों ओर देख रही थी। समय समय पर लोग उस पर नजरें गड़ा देते थे। तांग यू से युद्ध करने के बाद कई लोग उसे आश्चर्य और प्रशंसा की दृष्टि से देखते थे। समय उड़ गया। न केवल गु यंग, तांग सी, गोंगशिंग, मो शांग, मेंग जिक्सुआन, गाओ लिंग, तांग लॉन्ग, होंग ताओ और अन्य एक एक करके मंच पर चढ़ गए, आसानी से अपने विरोधियों को हरा दिया और जीत हासिल की, बल्कि पांचवें चरण के और भी विशेषज्ञ थे जिन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जो उनसे कम नहीं था। इस दूसरे दौर के मुकाबले में तांग हुआन ने शुरू से ही इसका अंत देख लिया था।
उन्होंने न केवल अपने क्षितिज को व्यापक बनाया, बल्कि अपने हृदय में भी अनेक अंतर्दृष्टियां प्राप्त की। सभी मित्रों, फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग का दूसरा दौर समाप्त हो गया है। 458 विजेता हैं और उनमें से 12 गंभीर रूप से घायल हैं। मार्शल प्रतियोगिता के तीसरे दौर में कुल 446 लोग भाग ले रहे हैं। लेई मिन की आवाज गरजने जैसी थी, जिससे गूंज की लहरें उठ रही थीं। प्रतियोगिता का तीसरा दौर शुरू होने वाला है, कृपया अपनी तैयारी कर लें। ये तीसरा राउंड भी पिछले राउंड जैसा ही था। इसमें भी प्रतिद्वंद्वियों का निर्णय करने के लिए लॉटरी निकाली गई। संख्या 1, 12, 18, संख्या 31, संख्या 70। कृपया यहां आइए। दोनों पक्षों के विश्राम क्षेत्रों में कुछ मार्शल योद्धा जो अभी अभी जीते थे, विशेषकर जो घायल हो गए थे या जिनकी ताकत बहुत कम हो गई थी, अचानक घबरा गए। जो योद्धा लॉटरी निकालने गए थे, उन्होंने काफी समय तक आराम किया था। यदि उनका चयन अभी हो जाता तो तीसरे राउंड में उनकी हार स्पष्ट हो जाती। कुछ ही देर बाद प्रतिद्वंद्वी पहले ही निर्धारित हो चुके थे और एक बार फिर भीषण युद्ध छिड़ गया। इस समय तांग हुआन ने निरीक्षण जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और युद्ध के दृश्य जो उसके दिमाग में गहराई से अंकित थे, लगातार उसके दिमाग में कौंधने लगे। तांग हुआन का शरीर एक मूर्ति की तरह था क्योंकि वह गतिहीन था। वह पूरी तरह से चुप था और उसे समय बीतने का जरा भी एहसास नहीं हुआ। नंबर 369। अज्ञात समय के बाद अचानक एक गगनभेदी गर्जना ने शून्य को झकझोर दिया। तांग हुआन ने अचानक अपनी आंखें खोली और अचंभित होकर चारों ओर देखने लगा। तांग हुआन, अब लॉटरी निकालने की तुम्हारी बारी है। तांग सी उन्हें याद दिलाने से खुद को रोक नहीं सकी। तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी करो, जल्दी करो, लेई मिंग तुम्हें पहले ही 3 बार बुला चुका है। गू यंग थोड़ी उत्सुक थी और लगातार उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। आह, ओह! तांग हुआन चौंका, तभी वह अपने सपने से जागा और तुरंत खड़ा होकर लकड़ी की झोपड़ी की ओर चल दिया। तांग हुआन, सावधान रहो। गूफी की नाजुक आवाज पीछे से आई। तांग हुआन पीछे मुड़ा नहीं, उसने केवल अपने पीछे हाथ हिलाया और कुछ ही देर में वह लकड़ी के शेड के सामने था। लेई मिन के साथ नजरें मिलाने के बाद तांग हुआन ने आगे कुछ नहीं कहा। वह सीधे लकड़ी के बक्से में गया, एक छोटी कागज की गेंद निकाली और उसे लेई मिन को सौंप दिया। कागज की गेंद को खोलकर देखने पर लेई मिन के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। जिस नज़र से वह तांग हुआन को देखता था वह अब कुछ उदास और असहाय हो गई थी, जिससे वह काफी आश्चर्यचकित था। हालांकि उसने आगे कोई पूछताछ नहीं की और लेई मिंग ने आसानी से इसे छुपा लिया और जोर से चिल्लाया, नंबर 1135, 1135, मुझे। विश्राम क्षेत्र के बाईं ओर चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए एक हट्टा कट्टा युवक, एक विशाल सुनहरा हथौड़ा लहराते हुए उत्साह से भागता हुआ आया। यह आश्चर्य की बात थी कि उसने बहुत सारा प्यार खो दिया था। ये वही है। तांग हुआन थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसे समझ में आया कि लेई मिंग ने कागज की गेंद पर नंबर देखकर ऐसा भाव क्यों प्रकट किया था। यद्यपि वह अभी भी युवा था, वह 5वें चरण के मार्शल मास्टर का शिखर था, जिससे गू यंग बेहद सावधान थी। अब जब उसने सार्वजनिक हार और प्यार के साथ लड़ाई का दौर जीत लिया था, तो लेई मिंग ने निश्चित रूप से नहीं सोचा था कि वह इस दौर में जीत हासिल कर पाएगा। यदि वह तीसरे राउंड में हार गया, तो वह फीनिक्स फ्लेम एसेंस कैसे छीन सकता था। पलक झपकते ही तांग हुआन को अचानक एक एहसास हुआ और उसकी नज़र अचानक लकड़ी की झोपड़ी के अंदर की ओर मुड़ गई। बैंगनी वस्त्र पहने घूंघट वाली महिला ने तांग हुआन की ओर देखा और उनकी नजरें मिल गईं। तांग हुआन का दिल अचानक धड़क उठा। बैंगनी कपड़े वाली महिला की आंखों में एक अजीब सी झलक थी, मानो किसी गणितज्ञ को अचानक कोई अथाह गणितीय पहेली दिख गई हो और उसकी आंखों में जानने की तीव्र इच्छा उमड़ रही थी। तांग हुआन ने भौहें सिकोड़ लीं, वह इस बारे में बुरा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। तांग हुआन, आओ आओ आओ, मैं लंबे समय से तुम्हारे साथ लड़ना चाहता था। अचानक एक उत्साहित चीख ने तांग हुआन को उसकी मूर्छा से जगा दिया। आवाज के स्रोत की ओर देखते हुए उसने केवल गोंगशिंग लव को तेजी से आगे बढ़ते देखा, जैसे कि वह उड़ रहा हो, खाली नंबर 4 मार्शल क्षेत्र की ओर भाग रहा हो। फिर उसने बड़ी मुस्कान के साथ उसकी ओर हाथ हिलाया, मानो वह इसे आजमाने के लिए उत्सुक हो। ये देखकर तांग हुआन अपनी भौहें ढीली करने से खुद को रोक नहीं सका। इसके बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ये सार्वजनिक क्षति और प्यार वास्तव में भयंकर था, लेकिन वह नहीं जानता था कि मेंग जिक्सवान, मोशांग और अन्य 2 कहां से आए थे। तुरंत तांग हुआन भी एरिना 4 की ओर चल पड़ा। हालांकि ये देखकर कि वह अधीर था, तांग हुआन एक शरारती विचार सोचने से खुद को रोक नहीं सका। उसने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी और आराम से चलने लगा। ये तो बुरा हुआ। तांग हुआन का प्रतिद्वंद्वी वास्तव में वह है। कोट बाईं ओर के विश्राम क्षेत्र में गुयंग ने अपने माथे पर थपकी दी और चिल्लाया, क्या इस बच्चे की किस्मत बहुत खराब नहीं है? कई 100 लोगों में से जिन्होंने सबसे बुरा चुना, उन्हें अचानक यह सार्वजनिक क्षति वाला प्यार क्यों मिला? ऐसा लग रहा है कि तांग हुआन मार्शल प्रतियोगिता के तीसरे दौर में ही रुक जाएगा। गुयंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विरोधियों से प्यार करता हो?
तांगसी मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी भौहों के बीच बेबसी का निशान था। जाहिर है उसने नहीं सोचा था कि तांग हुआन यंग मास्टर यू के साथ लड़ाई जीतने में सक्षम होगा। कोट। गु फेई ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी निगाहें तांग हुआन और गोंगशेंग लव के बीच आगे पीछे घूम रही थीं। उसके सफेद और कोमल हाथ अनियंत्रित रूप से उसकी पोशाक को पकड़ रहे थे। उसके चेहरे पर एक घबराहट का भाव था। लकड़ी की झोपड़ी के सामने लेइमिंग ने तांग हुआन की आकृति को देखा और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जिन 10 लोगों को उसने चुना था उनमें से एक का निष्कासन होने वाला था। हालांकि चूंकि उन्होंने इस फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग को आयोजित करने का फैसला किया था, इसलिए उन्होंने पहले से ही इसके लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। आखिरकार मार्शल प्रतियोगिता में किसी भी प्रकार की परिवर्तनशीलता संभवतः सामने आ सकती है। तुम्हें लगता है कि वह हार जाएगा? एक मधुर आवाज उसके कानों के पास गूंजी। ये बैंगनी वस्त्र पहने वह महिला थी जो लकड़ी के शेड से बाहर निकलकर उसके पास आई। याद। लेइमिंग ने थोड़ा सिर झुकाया, फिर जोर से हंसा। भले ही वह तांग लोंग, गुयंग, गाओलिंग और अन्य लोग हों, वे जरूरी नहीं कि हार जाएं, लेकिन ऐसे व्यक्ति का सामना करना जो आपसे इतना प्यार करता हो, जीतना मुश्किल होगा। यदि हम जीत भी गए तो ये संभवतः एक दयनीय जीत होगी और हमारे लिए चौथे दौर में भाग लेना असंभव होगा। कोट। ओह। बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने बिना कुछ मना किए सिर हिला दिया। उसकी भौहों का कोना थोड़ा मुड़ गया और घूंघट के पीछे उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ प्रतीत हुआ, जैसा कि उसने धीरे से कहा, भले ही वह हार जाए, यह ठीक है। मार्शल प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद मैं उसके लिए एक हथियार बनाने के लिए ड्रैगन क्रिस्टल और फीनिक्स फ्लेम एसेंस का उपयोग करूंगा। लेइमिंग चौंका और तुरंत मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। समझ गया। जब तक वह मर नहीं जाता उसके भविष्य की संभावनाएं असीम थीं। बैंगनी वस्त्र पहने महिला की बात समाप्त होते ही वह तुरंत उसके इरादे समझ गया। तांग हुआन की अद्वितीय प्रतिभा और गहन तरीके से तथा युद्ध कौशल में चौंकाने वाली क्षमता के साथ जब तक वह मर नहीं जाता उसके भविष्य की संभावनाएं असीम थीं। ऐसे चरित्र के लिए भले ही उसे जीतने के लिए बड़ी राशि खर्च करनी पड़े, फिर भी ये इसके लायक होगा। यदि यह सिर्फ एक अच्छा रिश्ता भी होता तो भी इससे बहुत लाभ होता। उन्हें सरकार से इतना प्यार कैसे मिला? लगभग उसी समय दाईं ओर के विश्राम क्षेत्र में तांग लोंग और होंग ताओ दोनों के चेहरे काले पड़ गए। यदि वे फीनिक्स स्पिरिट मार्शल मीटिंग में तांग हुआन को मारना चाहते थे तो ये सबसे अच्छा होगा यदि वे मार्शल क्षेत्र में ऐसा कर सकें। जिस तरह हर किसी की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं, अखाड़ा नंबर 4 में गोंग लुओजियाओ चिंता में अपने कान और गाल खुजला रहा था। वह लगभग दौड़कर बाहर आना चाहता था और तांग हुआन को खींचकर ले जाना चाहता था, फिर लड़ाई शुरू करना चाहता था। काफी देर के बाद जब वह अपना धैर्य खोने ही वाला था, तांग हुआन ने अंततः इत्मीनान से लाल रेखा पार कर ली। तांग हुआन, तुम देर कर रहे हो। पब्लिक लस्ट, जो इतना कुछ खो चुकी थी, इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने तांग हुआन को असंतोष से घूरते हुए तुरंत चिल्लाया, मेरे हथौड़े को देखो। इससे पहले कि उसकी आवाज धीमी भी हो, गोंग लुओजियाओ पहले ही आगे बढ़ चुका था। उसके हाथ में विशाल हथौड़ा तुरंत खरबों सुनहरी रोशनी के साथ फट पड़ा, जो तांग हुआन की ओर तेजी से बढ़ रहा था। हथौड़े की गति उल्कापिंड जितनी तेज थी और हथौड़े का संवेग अत्यंत अत्याचारी था। जब सोने का हथौड़ा नीचे गिरा तो ऐसा लगा जैसे कोई विशाल पर्वत टूटकर गिर पड़ा हो, जिससे व्यक्ति का हृदय प्रतिरोध करने में असमर्थ हो गया। यदि वह कोई अन्य व्यक्ति होता जिसकी शक्ति थोड़ी कमजोर होती या जिसकी इच्छाशक्ति अस्थिर होती, तो जब उसने देखा कि स्वर्ण हथौड़ा उसके ऊपर गिर रहा है तो वह पहले ही बुरी तरह से स्तब्ध हो गया होता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गु यंग भी उसका मुकाबला नहीं कर सकी। तांग हुआन की पुतलियां अचानक से कुड़ गईं। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम। अगले ही पल तांग हुआन के हाथों में लाल ज्वाला भाला बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर आ गया। उनकी गति पहले ही चरम पर पहुंच चुकी थी। भाले का शरीर एक इंद्रधनुष की तरह था, हवा में तेजी से घूम रहा था, जिससे फुफकारने की आवाजें निकल रही थीं। कुछ क्षण बाद लाल चमक वाला भाला तीव्र ऊष्मा में लिपटा हुआ हथौड़े पर जा गिरा जो उनकी ओर उड़ रहा था। टकराना। फीनिक्स स्पिरिट वैली से एक तेज आवाज गूंजी। तांग हुआन को ऐसा लगा जैसे उसके लाल ज्वाला भाले को किसी रेलगाड़ी ने टक्कर मार दी हो, और एक अत्यंत अत्याचारी शक्ति तुरंत आगे बढ़ी। भाला एक चाप में नीचे की ओर मुड़ गया, और जब यह एक बार फिर सीधा हुआ तो तांग हुआन पहले ही 3 कदम पीछे हट चुका था। इस आदमी में सचमुच जन्मजात दिव्य शक्ति है। यद्यपि उसे इसकी उम्मीद थी, फिर भी अभी अभी हुए उस प्रहार ने उसके दिल को झकझोर दिया, और वह अपने दिल में चिल्लाए बिना न रह सका। वह महसूस कर सकता था कि इस असली क्यूई की ताकत, जिसे वह दूसरों से अधिक प्यार करता था, केवल एक साधारण चरण 5 मार्शल मास्टर के स्तर पर थी, लेकिन उसके मांस शरीर की ताकत बेजोड़ थी, और उसने जो हथियार इस्तेमाल किया था वह शायद हाउलिंग फर्मामेंट वुल्फ किंग के तानाशाह ब्लेड से वजन में कम नहीं था। अपनी दुर्जेय शक्ति, भारी हथियारों और तीव्र गति के कारण वह 5वें चरण के शीर्ष मार्शल मास्टर के खिलाफ मुकाबला करने में बिल्कुल भी असमर्थ नहीं था। टकराना, टकराना, टकराना। हिंसक टक्कर के तहत विशाल हथौड़ा गाओ यान के कारण विरोधी पक्ष भी 3 कदम पीछे हट गया। उसके हर कदम के साथ धूल हवा में उड़ती। उसी समय जमीन में कम से कम आधा फुट गहरा गड्ढा हो गया।
उसके चेहरे पर लाली छा गई। अच्छा तांग हुआन, तुमने सचमुच मुझे निराश नहीं किया। चलो फिर चलें। कोट। जैसे ही उसने अपने पैर स्थिर किए, गोन गोन डियान तुरंत उत्साह में चिल्लाया। उसने एक बार फिर अपना सुनहरा हथौड़ा लहराया और एक जंगली घोड़े की तरह अपनी लगाम से मुक्त होकर वह तेजी से तांग हुआन की ओर दौड़ा। उसकी चमकदार काली आंखों में एक मजबूत लड़ाकू भावना उमड़ पड़ी।